आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी के द्वारा बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम चल रहा है या विगत दिनों में जो हुआ है तो उनमें जो भी प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं और वो भी प्रूफ के साथ। प्रूफ में यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरा पेज बाय पेज आपको दिखाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस पेज नंबर से पूछा गया है। तो आज इस सीरीज का आज ये दूसरा क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग टीआरई थ्री का जो 9th 10th का पेपर हुआ था, ये पेपर हुआ था 21 जुलाई 2024 को। तो उसमें जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे प्रूफ के साथ देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब ये सब वीडियो देख लेते हैं तो खुद अगर आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे टीआरई 4 हो, चाहे भविष्य में आगे टीआरई 5 हो, तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ हमको क्या पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो हम बता दें कि आपका इस सीरीज में पहला जो वीडियो आया था 6 to 8 का आया था ज्योग्राफी का, और उसमें भी हम लोग 48 क्वेश्चन को देखे थे और वो वीडियो बहुत आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अन्य सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी का हो तो अभी हो रहा है, पॉलिटी का सा हो गया, आपका हिस्ट्री का हो गया, या पीआईटी का बाकी है अभी। तो कोशिश है कि आगे जल्दी जल्दी इसको कवर करा दिया जाए। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं ये दूसरा वीडियो को, जिसमें हम लोग 9th 10th के ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, ये ज्योग्राफी का जो वेटेज होता है बीपीएससी टीचर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 का भी एग्जाम दे रहे हैं तो 27 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 120 नंबर में ये 27 नंबर अगर पूछ रहा है आपका केवल ज्योग्राफी से एक सब्जेक्ट से, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है टीआरई में, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना है। तो इसको हम लोग नहीं होगा तो 2-3 दिन में या कल परसों में ही इसका वीडियो भी आ जाएगा। 6 to 8 का हो चुका है, 19 जुलाई को जो पेपर हुआ था, 2 दिन वीडियो आपका हो गया अपलोड किए हुए, बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा है इसका। और आज का जो क्लास है ये आपका 9th 10th का जो 48 क्वेश्चन जो 21 जुलाई को पेपर हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक करके। आगे हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मालूम होगा जो 40 नंबर जीएस पेपर का जो सबके लिए कॉमन रहता है, अब कोई भी सब्जेक्ट चाहे उर्दू, फारसी, आप इंग्लिश कुछ भी लीजिए, तो उसमें 40 नंबर जीएस के लिए अलग पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन रहता है। तो इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर जो रहता है, इसमें जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है, वो सबके लिए पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए ये जो 8 नंबर है यानी सबके लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये 8 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी 1, फिर ज्योग्राफी 2, करते करते ज्योग्राफी 40 जो नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट में पूछता है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, 55 नंबर से ये शुरू हो रहा है। तो आप ये रखिएगा कि 55 नंबर ये क्वेश्चन है, यानी आपको जो 40 नंबर जो जीएस पेपर होता है उसमें जो 8 नंबर है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा जो है डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सबको आंसर बहुत किसी को मालूम होगा। जो आपको सदाबहार वन होता है उसे सुंदरबन डेल्टा हम लोग फेमस होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। तो ये आप सबको ही जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से और बाकी चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसे देखिए एक ऑप्शन पढ़ रहे होंगे यहाँ पे सुंदरगढ़। ये सुंदरगढ़ क्या है, जब सुंदरगढ़ पढ़िएगा आप एनसीईआरटी, तो उसमें भी ये चर्चा है कि ये सुंदरगढ़ क्या है। तो सुंदरगढ़ यहाँ पे देखिए एक आपको मिल रहा होगा सुंदरगढ़। ये जो सुंदरगढ़ है वह लौह अयस्क के खनिज जो है यहाँ पे अयस्क पाया जाता है सुंदरगढ़ में। और सुंदरगढ़ जो है देख लीजिए यहाँ पे देखिए आपको ये जो है यहाँ पे है उड़ीसा में जो है लौह अयस्क सुंदरगढ़, देखिए ये जो है उड़ीसा में पाया जाता है सुंदरगढ़। तो देख रहे हैं आपका ऑप्शन जो भी है ये भी आपका एनसीईआरटी से ही रख रहा है। तो ये आपका ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए भविष्य में पूछ ले कि हाँ सुंदरगढ़ कहाँ है और किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए जो है ये फेमस है, उड़ीसा में पड़ता है। और सुंदरगढ़ में बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये जो है बादाम पहाड़, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके टीआरई में, ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से। देखिए जब आप पढ़िएगा 9th क्लास का एनसीईआरटी, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ से देखिए जब गंगा नदी के जब पढ़िएगा आपका जो तीसरा चैप्टर है अपवाह का, तो उसमें लिखा गया है, देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये जो सुंदरबन डेल्टा यही पूछा गया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। और सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यानी आपको याद रखिएगा कि सुंदरबन जो डेल्टा पाया जाता है वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष होता है,
और ये जो क्वेश्चन है आपको इसी टीआरई 3 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th-10th का ज्योग्राफी, इसी में आगे देखने को मिलेगा आपको। ज्योग्राफी का जो 25 नंबर सब्जेक्ट में क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा गया है। यानी आपको बात समझ लीजिए, यहाँ पे इतना दूर से जो है आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, और वो भी एक शिफ्ट में 9th-10th में। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इसी में है वो। आगे भी हम लोग कवर करेंगे। वहाँ पे पूछा गया है कि सुंदरी पादप जो वृक्ष है वो कहाँ मिलता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक बार। चलिए नीचे हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लिए। अब हम आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो वो आप सबको मालूम होगा, कोसी नदी। ये फेमस है और बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप जरूर बना लिए होंगे। लेकिन ये पूछा गया है कहाँ से, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 11th का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे पेज नंबर 20 है। अब देखिए यहाँ पे पिछला जो वीडियो डाले थे तो वहाँ पे आप लोग कमेंट आ रहा था कि पेज नंबर नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी आता है वो ओल्ड आता है और साथ में न्यू भी आता है। और साथ में अगर मान लीजिए मेरे पास अगर ओल्ड है तो आपको न्यू बुक में जो है अलग मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहीं को जो है एप्लीकेशन से डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो ये जो 20 नंबर है इसके आगे पीछे 21-22 से मिल सकता है, लेकिन उसी के आसपास होगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि हम, मेरे पास जो बुक है वहाँ पे 20 नंबर पे दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए अगर अब आप ओल्ड आपके पास है तो आपको 20 नंबर पेज मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और नहीं तो अगर मान लीजिए आपके पास अगर न्यू भी है तो वहाँ पे एक पेज जैसे 20 है तो वहाँ पे 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, लेकिन उसी में होगा, उसी चैप्टर में होगा। जैसे देखिए 11th का जो एनसीईआरटी चैप्टर है वहाँ पे भी तीसरा चैप्टर है, अपवाह नाम से चैप्टर है। तो अपवाह में खोजिएगा तो ये मिल जाएगा। भले जो 20 नंबर आपका है वहाँ पे 21 हो सकता है या 22 हो सकता है, लेकिन ओल्ड वाला में ये 20 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार का हम बात करें थे शोक के बारे में, तो देखिए बिहार का जो शोक है वो आपको कोसी नदी होती है और अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी का जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप ये जो नदी है अपना मार्ग बदलने लगती है। यानी आपको जब नदियाँ जो अपना युवा अवस्था में होती है तो वहाँ से जो भी आपके मलबा लेके आती है तो मैदानी भागों में जब छोड़ती है तो वहाँ पे जाम लग जाता है और वहाँ से जो नदियाँ है अपना रास्ता ढूंढने के लिए रास्ता बदलने लगती है। इसलिए जो है यहाँ पे ये जाना जाता है कि हाँ, ये जो नदियाँ है मार्ग बदलने के लिए फिर आपका नाम जाना जाता है, जैसे कोसी नदी है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे कोसी नदी इसका आंसर 56 का बी हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको साइंस में जब पढ़िएगा तो वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे वृक्ष की जो जड़ होता है वो मिट्टी से पानी जो लेता है वो केशिका जल के द्वारा लेता है। अगर यही बायोलॉजी पढ़ते तो आप पढ़े होंगे जाइलम उत्तक, तो जाइलम के द्वारा भी जो है पौधे जो है आपको मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लेकिन केशिका, जैसे देखिएगा पढ़ते होंगे केशिकत्व का नियम, जैसे जो लालटेन का जो बत्ती होता है वो मिट्टी जो आपका तेल खींचता है उससे हो सकता है, या आपको जो केशिका जो होता है मिट्टी से जो पौधा जो पानी खींचता है, तो ये सब उसी के आधारित पे काम करता है। तो आप अगर वहाँ भी पढ़े होंगे तो थोड़ा दिमाग लगाइए तो ये मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में खोजिएगा तो ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 57 का लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं है। थोड़ा मोड़ा सवाल आपको इधर से पूछता है लेकिन वो सबके लिए रहता है, और आपको वो भी बता देंगे कि यहाँ कौन सा बुक अगर पढ़िएगा तो वो भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर आपका जो क्वेश्चन है ये कभी आपको भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा विषुवतीय व्यास यानी आपका जो मान लीजिए पृथ्वी है, एक मिनट आपको अच्छे से बना देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए पृथ्वी है तो ये आपका जो होता है विषुवत रेखा बीचों बीच होता है। तो ये जो विषुवत रेखा होता है ये आपका पूरा वृत्त है, तो ये आपका विषुवत एक व्यास हो गया जिसको विषुवत व्यास। और साथ में यहाँ पे ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास मतलब ये वाला यानी ऊपर से नीचे यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला। तो ये आपको पूछ रहा है कि ये जो आपका विषुवतीय व्यास है ये ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है। यानी आपका अगर मान लीजिए इसका दूरी मालूम है और इसका दूरी मालूम है तो ये दोनों को जब घटाइएगा तो आंसर मालूम हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये मिलेगा कहाँ पे, तो मान लीजिए आपके पास अगर लुसेंट का बुक है तो लुसेंट का बुक पढ़िएगा ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए इसका विषुवतीय व्यास यानी पृथ्वी की बात हो रहा है, तो पृथ्वी का जो आपका विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 6 में देखिए 6 में से 4 गया 2 और साथ में 5 में से 1 गया 4, यानी 42 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन में यहाँ पे 43 के लगभग है तो इसका जो आंसर है वो 43 माना जाएगा और 58 का बी आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो लुसेंट से, देखिएगा लुसेंट से बहुत क्वेश्चन इस बार लड़ा है। मान लीजिए जो भी क्वेश्चन अगर हम देख ले
जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से नहीं है, वो जो क्वेश्चन है लुसेंट से पूछा है। अब हम यहाँ पे आपको बोल नहीं रहे हैं कि लुसेंट ही पढ़िए, अगर आपके पास है लुसेंट, हम इसलिए यहाँ पे इसको कवर किए हैं ताकि लुसेंट जो है सबके पास रहता है। दूसरा बुक हम नाम बता दिए, मान लीजिए आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे एनसीईआरटी और साथ में एससीईआरटी आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एक बुक है जनरल बुक, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे क्राउन हो, चाहे आपका महेश वर्णवाल हो, चाहे घटना चक्र हो, कोई भी आपके पास है, तो एक ही बुक आपको पढ़ना है। जैसे लुसेंट हम इसलिए किए हैं कि लुसेंट सबके पास रहता है, अवेलेबल रहता है, सभी जगह मिल जाता है, तो इसलिए हमको लुसेंट ही आपको जो भी क्वेश्चन मान लीजिए एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे लुसेंट से कवर करेंगे, ताकि आपके पास बता दें कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे को भी पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी के अलावा। जैसे ये क्वेश्चन था 58 नंबर, यहाँ पे 43 का आंसर हो गया, और ये आपका लुसेंट से पूछा था। अब हम आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, बहुत सारा टीआरई 1-2 में पूछा हुआ है, और आपको टीआरई 3 के 6 to 8 पेपर में पूछा गया था। पूछा था कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री ऑप्शन में देखिएगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ई होगा। यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री और 30 मिनट अगर ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको 82 और साथ में 30 मिनट ऐसे लिखाएगा। लेकिन अगर 82.5 अगर ऐसे लिखते जैसे दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 82.5 और 5 डिग्री लिखा है, तो 5 डिग्री यानी आपको 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री हुआ, यही आपका 82.5 डिग्री हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में जाता है। तो यहाँ पे 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो जैसे यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक या में उत्तर रेखा कहते हैं, और ये जो है आपको यहाँ पे जैसे देखिए आपको पढ़े होंगे देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे देशांतरीय जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री यहाँ पे 25 मिनट है, ये वाला है। तो यहाँ से जैसे जाइएगा 68 69 70 71 ऐसे करते करते, तो यहाँ पे आपको पड़ेगा ये 82.5 डिग्री, ये आपका 82.5 डिग्री पड़ेगा। तो इसी के बारे में पूछा है, तो ये जो है आपको इसी को बोलते हैं मानक रेखा, यानी भारत के लिए समय रेखा है। और यहाँ पे ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और इसका आपको ट्रिक भी बताए थे जब हम लोग जो है 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, वहाँ पे ट्रिक था छुआ, आपको याद होगा अगर। 5 राज्यों से गुजरता है, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे आपका उड़ीसा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 हो गया। और इसी राज्य से यहाँ पे गुजरता है, और ये तो होगा आपका मानक रेखा समय रेखा। और यहाँ से गुजरता है आपका एक और रेखा, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, तो ये वाला बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये आपका हो गया मानक समय रेखा। और ये दोनों जहाँ पे मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, ये भी आपको याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था बीपीएससी टीआरई में, कि ये जो आपका कर्क रेखा जो गुजरता है वो किस पठार से ज़्यादा गुजरता है। तो यहाँ पे आपका मालवा का पठार है, उससे ज़्यादा गुजरता है। एक और क्वेश्चन आपको मान लीजिए पूछा था टीआरई 1 में कि कर्क रेखा और ये जो आपका मानक समय रेखा है, ये किस पठार से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा बघेलखंड से गुजरता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब आपको याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। आपको ये सब चीज़ अब खोजिएगा कि हाँ बुक में तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अपना समझदारी दिखाना पड़ेगा, जैसे आपको समझना पड़ेगा किताब पढ़ते समय, तब आपको ये सब क्वेश्चन बन पाएगा। अब हम आगे देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो जब यहाँ पे हरित क्रांति की बात जब आती है, तो 12th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 36, तो वहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, लेकिन इसका जो श्रेयकर्ता है उसका नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे हरित क्रांति के नाम के बारे में दिया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन फेमस है, अगर कोई भी आप बुक पढ़िएगा इसके बारे में तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। लुसेंट ही अगर पढ़िएगा तो लुसेंट में इसका आंसर दिया हुआ है, और बहुत कोई इसका जानता हुआ, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर V कुरियन, तो आपको श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं देखिए हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो है 1967 में यह शुरू हुआ था, और खास करके गेहूं और उसके बाद चावल के लिए फेमस था, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम विश्व स्तर पे बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे मैक्सिको में लाया गया था, फिलीपींस में, और उसके जो जन्मदाता थे
और वो किनको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग अगर पूछे पूरे विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग आपको इसको याद रख सकते हैं। अब भारत में इसके जन्मदाता कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। देखिए अब आपके बुक में देखिए क्या लिखा हुआ था, यहाँ से तो मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लिया। अब मान लीजिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, थोड़ा ये सब पढ़ लीजिएगा तब आपको आगे बनेगा। जैसे देखिए 1960 के दशक में जो है शुरू हुआ था, यानी 1900 जो है 67 में शुरू हुआ था। ये आपका एग्जैक्ट 1967 जो दिया है वो एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जब पढ़िएगा एससीईआरटी बुक तो वहाँ पे यह दिया हुआ है। कृषि नामक चैप्टर है आपका, वहाँ पे 12th में भी है और साथ में आपको ये जो चैप्टर है 9th में भी होगा, तो 10th में आपका चैप्टर है ये। अब यहाँ पे देखिए 1960 के दशक में के मध्य में गेहूं यानी आपको मैक्सिको से, और चावल जो है फिलीपींस की ये किस्म है वहाँ से लाई गई थी, जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्म थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई और भारत ने इसका लाभ जो है उठाया। तो लाभ देखिए कैसे उठाया, यहाँ पे लाभ उठाने के लिए भारत ने क्या किया, देखिए इसमें जो है पैकेज प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कहाँ पे, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ में आंध्र प्रदेश, गुजरात। यहाँ पे आपको एक एक राज्य भी नाम याद रखना है। आपको सीधा पूछ सकता है कि हरित क्रांति का जो लाभ किस राज्य ने उठाया, यहाँ पे ये सब दे देगा और उसमें से एक ऑप्शन जो है इधर उधर दे देगा। तो यहाँ पे नाम भी आपको याद रखना है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको वैसा हूबहू पूछा गया है बीपीएससी में, तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी के लिए उसके साथ यहाँ पे रासायनिक खाद का भी इसमें प्रयोग किया गया था, उच्च यहाँ पे उत्पादकता के लिए। और यहाँ पे एक किस्म जो है HYV का अपनाया गया था। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खदानों में उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पे चीज याद रखिए, कौन से राज्य से, यहाँ पे कौन सा फसल। इसमें अगर मान लीजिए ये नहीं कि आपको पूछ ले कि हाँ हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ज्यादा करके आप मार देते हैं गेहूं और चावल से, या आपको केवल बीज से, क्योंकि यह आपका बीज ही दिया गया था इसका। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा प्रौद्योगिकी से, साथ में यहाँ पे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों से भी यह आपका इंपॉर्टेंट है, संबंधित है। ये आपको ऑप्शन वैसा ही देता है बीपीएससी, तो ये आपको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश कौन कौन सा निवेश किया, तो उर्वरक दिया, कीटनाशक दवा दिया, कृषि यंत्र दिया, और कृषि के आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमानों के उद्योगों के विकास का प्रोत्साहन किया। तो एग्जाम में ऐसा ही पूछता है कि यहाँ पे आपका जो है हरित क्रांति कौन सा योगदान दिया, तो वहाँ पे उर्वरक भी रहेगा, कीटनाशक भी रहेगा, कृषि यंत्र भी रहेगा और बीज भी रहेगा। तो वहाँ पे आप जो आप जानते हैं बीज रहेगा तो बीज मार दीजिएगा, इन सबको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक से अधिक होगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, देखिए लेकिन भारत में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता थी। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा था। 1980 के आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी जो है मध्य भारत और पूर्वी भारत भागों में यह फैली थी। ये आप चीज जो है हरित क्रांति याद रखिएगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। अब हम आगे चलेंगे, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था और आप सबको आंसर इसका सही बना के आए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा K2। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर भारत में पूछे तो यहाँ पे आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जो K2 है वो आपको K2 का भाग है। और ये जो पड़ता है आपके ट्रांस हिमालय में पड़ता होगा, मालूम होगा। ट्रांस हिमालय में ही आपका कौन कौन सा होता है, आपका काराकोरम है, यानी जिसको K2 बोलते हैं, और इसी का ये भाग है काराकोरम। उसके बाद यहाँ पे लद्दाख श्रेणी, उसके बाद ये जास्कर। ये जो तीन पड़ता है आपको ट्रांस में पड़ता है। तो ये तीनों का जो ऊपर वाला भाग है काराकोरम, इसी में पड़ता है ये K2। और K2 की जो ऊंचाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, ये का जो ऊंचाई इसका है 8611 मीटर है, याद रखिएगा। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये पीओके में पड़ता है, यानी जो आपके पीओके के जो क्षेत्र है भारत पाकिस्तान के जो सीमा पे जो विवादित क्षेत्र है, ये इसी के अंदर पड़ता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में, यानी भारत में स्थित, यानी भारत के क्षेत्रीय सीमा के अंदर जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो आपको कंचनजंगा है, क्योंकि ये आपको भारत के सिक्किम में पड़ता है। भारत नेपाल के बॉर्डर पे ही है सिक्किम में। तो यहाँ पे
इस स्थिति में आंसर जो है आपका कंचनजंगा होता। लेकिन यहाँ पे जो है K2 इसका आंसर होगा सही। तो यहाँ पे 61 का जो है सी इसका आंसर होगा। और यहाँ पे जो आपका एवरेस्ट देख रहे हैं तो ये आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो K2 जो है विश्व की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एवरेस्ट जो है आपको पहले नंबर की ऊंची चोटी है। यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, जबकि यहाँ पे जो दूसरी जो ऊंची चोटी है विश्व की, इसका जो है 8611 मीटर है। तो ये आपको दोनों की याद रखिएगा। और कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो इसका जो आपका ऊंचाई है 8598 मीटर है। एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बात करें, आंसर तो हो गया आपका 61 का सी। अब यहाँ पे देखिए हिमालय के कुछ शिखर दिए हुए थे कहाँ पे, तो 9th क्लास का जब पढ़िएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 8, या आपको 9th क्लास के एससीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 19, तो यहाँ पे वह दिया है जो दूसरा चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट याद भी रखना चाहिए और सबका यहाँ पे ऊंचाई भी याद रखना चाहिए, क्या पता कब पूछ ले। तो यहाँ पे देखिए जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है 8848 मीटर, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये सागर माथा वाला जो क्वेश्चन है यही आपको 9th 10th में इसी में यानी इसी जो है शिफ्ट में पूछा था, आगे देखने को क्वेश्चन वो मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको एक पेज से आपका 2-3 से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब देखिए कंचन, यही आपका कंचनजंगा है जो भारत में स्थित है और 8598 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेपाल में जो है मकालू धौलागिरी है, ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारत में जो है नंगा पर्वत पड़ता है ये। उसके बाद देखिए भारत में नंदा देवी, यह उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी आपका कामेट उत्तराखंड में, नामचा बरवा, ये सब आपको जो है भारत में मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको गोंडवाना लैंड का भाग था। जब 9th क्लास का आप सेकेंड चैप्टर जो एससीईआरटी पढ़िएगा तो यहाँ पर यह जो है दिया गया है साफ शब्दों में। यहाँ पे 9th क्लास का यही अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पर यह क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एससीईआरटी में, जब 9th क्लास का पेज नंबर 2 खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका सेम जो है यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में यानी पहले यह किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए। जैसे देखिए पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, यानी जो पृथ्वी पर जो आप देख रहे हैं वह पहले पूरा एक ही भूखंड था। ये जो है बीच में टूट गया था, तो जब ये टूटा तो 2 भागों में बट गया था, यानी जब बीच में ये टूटा तो यहाँ पे ये 2 भागों में बट गया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो यहाँ पे इसको जो ऊपर वाला भाग था इसको हम लोग बोलते थे अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग था इसको बोलते थे आपको यहाँ पे गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड है इसी में जो है इंडिया भाग था। जैसे यहाँ पे आपका था दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आप देखते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इसी का एक छोटा सा यहाँ पे भाग था आपको जिसका नाम था भारत। तो भारत जो है पहले यहीं पे था, ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया का ही भाग था। तो धीरे धीरे ये आपको आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीता गया ये जो है खिसकते खिसकते जो है आपको ये अंगारा लैंड में चला गया। और अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे जो यूरेशिया प्लेट है यानी यूरोप और एशिया वाला, उससे जाकर ये इंडिया यहाँ पे टकरा गया था और यही भारत आपने देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व में, अभी तो भारत की अगर अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत जो है अंगारा लैंड में है। आगे आने वाले मान लीजिए एग्जाम में अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारत की स्थिति जो है कहाँ पे है, तो ये अंगारा लैंड में है, लेकिन पहले जो था वह गोंडवाना में था। तो यहाँ पे ये जो है यूरेशिया प्लेट से जाकर ये टकराया था। तो टकराया था और किस काल में टकराया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको आगे हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे देखिए इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसके मध्य भाग में यानी जो ये जो टकराया बीच में, इसके मध्य भाग में ये जो टकराया वहां पे एक पहले सागर हुआ करता जिसका नाम था तेती सागर, और यही जो तेती सागर है आगे चलकर हिमालय पर्वत बना था। जैसे आप इसको देखते हैं अभी हिमालय, वहां पहले एक सागर था जिसका नाम था तेती सागर। तो यहाँ पे ये आप समझ लिए, और इसका आंसर जो है गोंडवाना लैंड हो गया। तो ये देखिए ये सब कितना दिन पहले की बात है। देखिए भारत जो है 20 करोड़ वर्ष पहले जो है सुदूर दक्षिण में था, यानी दक्षिण में, यानी गोंडवाना का भाग था, यानी गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र शामिल थे। यहाँ पे देखिए संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया, यानी ये जो पहले एक जगह था इसको किसके धाराओं की वजह से, तो संवहनीय धारा की वजह से यह अलग हुआ। और यहाँ पे देखिए भारत जो है ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार यह जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाह होने के कारण अपने से
अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे यह टकराया था। याद रखिएगा, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का भाग था और ये जो भारत का जो दक्षिण वाला जो भाग था, यानी आपको दक्कन का पठार, यहीं जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया था। अब ये जो टकराया था, यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, यानी ओलिगोसिन कल्प युग में टकराया था। यानी आप जो देखे हैं, यानी आपका ये दोनों जो है, आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना ये जो टकराया था, वह किस काल में टकराया था? तो याद रखिएगा, ओलिगोसिन कल्प युग में टकराया था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और धीरे धीरे ये टकरा, जब यहाँ पे टकराया, भारत वाला जो भाग था, ये वाला, याद रखिएगा, ओलिगोसिन कल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और यहीं पे जो तैतीस सागर था, तैतीस सागर यहाँ पे आपको ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना और 33 भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन हुआ और पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, यानी हिमालय का विकास हुआ। ये आप याद रखिएगा। अब आने वाले एग्जाम में बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए किस काल में टकराया, ये पूछ सकता है। भारत जो है किस क्षेत्र का भाग था? तो यहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया का भाग था। कितने वर्ष पहले टकराया? 7 करोड़ वर्ष पहले टकराया। और ये धीरे-धीरे और जो है यहाँ पे उत्तर की ओर खिसक रहा है। देखिए, प्लेटों की गति प्रति वर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर है। यानी अभी भी जो है इंडिया का जो प्लेट जो ऊपर टकरा रहा है, टकराने गया यूरेशिया में, ये अभी भी धीरे-धीरे खसक रहा है, यानी ये और भी ऊपर जाने का चांस है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिएगा। आंसर आप देख लिए, गोंडवाना लैंड, यहाँ पे इसका आंसर 62 का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखिए, अब ये 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अब हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट का वाला पेपर जो होता है 40 नंबर पूछता है जी, यहाँ पे जीवन से लेकर जी 40 तक, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? यानी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो यहाँ पे भारत जो बसा हुआ है, तो ये भारत का, ये जो भारत बसा हुआ है, ये कितना क्षेत्रफल है पूरे विश्व का? तो ये है 2.4% और ये पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आपको जब 9th क्लास का, चाहे आप एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, उसका जो पहला चैप्टर पढ़िएगा तो उसी में आकार और स्थिति में इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका 2.4% हो जाएगा। और उसी चैप्टर में जब पढ़िएगा आगे एससीईआरटी में कि भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वह कितनी लंबी है, तो वो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 6100 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में दिया गया है आपको 7516 और वहाँ पे जो तट रेखा का जो दिया गया है उसमें तटीय और साथ में जो द्वीप है, द्वीप समूह, उसका जो तट है उसको मिलाकर जो है 7516 होता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि की तट रेखा पूछा है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा जो है 6100 किलोमीटर है, केवल भूमि वाला पूछा है। तो ये आपको याद रखिएगा। इसका जो है जी का, यानी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ से पूछा गया था ये दोनों क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सटा हुआ है, एक ही पेज से जो है, एक ही पेज, एक ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए 9th क्लास का अगर आप एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 2 निकालते हैं, चाहे आप 9th क्लास का एससीईआरटी का पेज नंबर 3 निकालते हैं, तो यहाँ पर यह दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी का। देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा था। भारत विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल जो सीमा रेखा है, यानी पूरा स्थल जो सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के समूह के साथ जो है 7516.6 किलोमीटर है। यही आपका ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका 7516। लेकिन यहाँ पे देखिए समुद्री तट और साथ में यहाँ पे द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ कर ये 7516 दिया गया है, लेकिन 6100 नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए नहीं दिया है। वहीं अगर आप पढ़िएगा 9th क्लास का जो है एससीईआरटी, तो वहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना था भारत का स्थलीय सीमा रेखा। तो भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वह जो है तटीय सीमा रेखा के दोगुना है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। दोगुना कैसे है? तो यहाँ पे जो स्थलीय सीमा रेखा है अभी आप देखे हैं 15,200 किलोमीटर, और वहीं अगर आप यहाँ पे जो है तटीय सीमा रेखा पढ़िएगा तो तटीय सीमा रेखा जो है आपको 7516 है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका लगभग 2 गुना है। तो यही आपका एक यहाँ पे पॉइंट पे आगे पूछ सकता है, 2 गुना है कि 3 गुना है कि क्या कितना है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा, कितना ज़्यादा है तो इसको घटाकर भी आप यहाँ पे
निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में मान लीजिए आगे पूछने वाला हो, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। देखिए, स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया था। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है 6100 किलोमीटर लंबी है। और यही जो क्वेश्चन है आगे आप देखे हैं 2 नंबर क्वेश्चन यह पूछा था। और यहाँ पे देखिए, भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर, यानी आपको ये जो तटीय सीमा रेखा है अगर उसमें हम द्वीप समूह को भी शामिल कर दे तो 75,116.6 किलोमीटर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखिएगा। और भारत जो है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। आकृति पूछ सकता है कि भारत का आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। उत्तर में चौड़ा है आपको मालूम है, दक्षिण में या पतला होता गया है, लेकिन ये पतला जो होना शुरू किया है वह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो है, यानी जो कर्क रेखा भारत से गुजरता है यहाँ से 23 डिग्री 23.5 डिग्री, तो उसके नीचे से यहाँ पे ये जो है 22 डिग्री आपको अक्षांश से धीरे धीरे जो है ये पतला होते गया है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और सबसे अंतिम बिंदु यहाँ पे जाके पतला हो गया है नीलगिरी में, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी पूछा गया था, बहुत ईजी सवाल, कि इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है। तो इंदिरा पॉइंट आपको मालूम होगा ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहीं पे जो है आपको इंदिरा पॉइंट है। अब यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया था कि वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है क्या, यह आपको वर्तमान में दिखता नहीं है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में से, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो ये भी सही है। मान लीजिए अगर आपका ये दृष्टिगत ये भी अगर मालूम अगर आपको नहीं रहता, तो ये भी आपको बी और सी आपको अगर मालूम होता तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यह दृष्टिगत नहीं है, यानी आपको यह नहीं दिखेगा, क्योंकि 2004 में जब यहाँ पे सुनामी आया था, भूकंप यहाँ पे, तो ये जो आपका इंदिरा पॉइंट था ये डूब गया था। तो वहीं आपको ये पूछा गया था, यानी इसमें तीनों सही है। और ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा बिंदु है, देखिए इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे मिल गया। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया, और जल में जब अंदर चला गया तो नहीं दिखेगा, यानी दृष्टिगत नहीं रहेगा। और यह निकोबार द्वीप में है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लिए। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था 9th क्लास का, जो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 2 है, यानी आपका जो पहला ही चैप्टर है आकार और स्थिति, तो उसी में यह दिया गया था। पहला ही जो पेज है, पहला ही पेज, जैसे बुक खोलिएगा पहला पेज आएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर आप इसी में देखें जो पहला पेज का आकार और स्थिति, यहाँ से 3 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हम लोग ऊपर जो है अभी आप हम लोग देख लिए 8 3 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन जो है अभी आप केवल एनसीईआरटी के 9th क्लास का पहला पेज से 3 क्वेश्चन देख लिए। अगर आप उतना भी पढ़े गए हो तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आसानी से बन जाता। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये मेघालय में, और सब कोई जानते होंगे। यहाँ से जो है इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा था 6 to 8 में, अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपको था पूछा था कि हाँ यहाँ पे इनमें से कौन सी जो है आपको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, और ऑप्शन दिया था गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ पे इनमें से ऑप्शन कोई नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो आपका पहाड़ियाँ है ये आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का जो आपका विस्तार है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक, उसका ही यहाँ पे ये विस्तार है। और उसके बारे में आगे हम यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे हम बता दें आपको थोड़ा सा, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार है इधर, या प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये इसी का पार्ट है। यहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंतिया। जब यहाँ पे यहाँ के बीच में जाइएगा तो मान लीजिए ये आपका ये छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर, और यहाँ पे जो है आपका ये आपका मेघालय का पठार है, जिसमें जो है गारो, खासी, जयंतिया है। तो ये जो विस्तार यहाँ तक आप देख रहे हैं ये आपको प्रायद्वीपीय का ही भाग है। यहाँ पे आपको इसके बीच में जो है एक गैप पड़ता है, और उस गैप का जो नाम है वह है मालदा गैप। और एक चीज़ आपको पढ़ना है 11th 12th के एनसीईआरटी में, 11th का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे पढ़ना है कौन सा भ्रंश घाटी इसको अलग करता है। ये आपको मालदा गैप जो है ये अलग करता है दोनों को। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिएगा यहाँ पे गंगा नदी आता है और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आता है, तो दोनों मिलकर यहाँ पे जो है अपने द्वारा लाए गए जो भी आपके मिट्टी है इसको ढक दिया है, तो ये इसके अंदर ढक गया है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे अलग हो गया है। तो ये आपको गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का भाग है, याद रखिएगा, लेकिन ये दक्कन के पठार का यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही ये हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 4 का सी हो गया। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 11 का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 13, तो यहाँ पे देखिए सीधा लिखा हुआ है कि देखिए मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया और यहाँ पे जयंती पहाड़िया। और बाकी चीज आपको हम जो बताए हैं यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व पठार, ये उत्तर पूर्व पठार है या आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है, ये आपको यहाँ पे याद रखिएगा।
हिमालय की उत्पत्ति के समय जो है यह इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व खिसकने के कारण यह आपको अलग हो गया था। जैसे राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी। राजमहल की पठारियाँ जो है ये आपको छोटा नागपुर पठार में ही पड़ता है। यहाँ पे छोटा नागपुर है और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेघालय का पठार है। ये आपको राजमहल है, लिख देते हैं राजमहल, और ये जो है आपका मेघालय का पठार है जहाँ पे गारो खासी जयंतिया है। और इसी के बीच में देखिए भ्रंश घाटी जो है बनने से अलग हो गया है। बाद में यह नदी के द्वारा जमा किए गए जो लूटपाट के द्वारा पाट दिया गया है। यानी आपको इधर से जो जाता है वो गंगा नदी और इधर से जो आता है आपका कौन सा, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पे इसके बीच में जो है यहाँ पे मिट्टी से पाट दिया, यानी इसको ढक दिया है। और इसी का जो नाम है यहाँ पे मालदा गैप है। देखिए यहाँ पे लिखा हो गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण जो है मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। यानी ये जो आप पठार देख रहे हैं यहाँ पे एक देखिए मेघालय, ये आपका मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और ये कार्बी जो एंगलोंग है वो आपके असम में पड़ता है। तो असम में आपको कार्बी एंगलोंग और यहाँ पे जो है मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये जो दोनों पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार का इनमें से कौन कौन भाग है, और ऑप्शन वहाँ पे दे दे आपका मेघालय का पठार, या और दे दे आपको कार्बी एंगलोंग का पठार, या आपको ये इनमें से या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे एक से अधिक होगा। कि अगर आपको नहीं मालूम है कार्बी एंगलोंग तो यहाँ पे एक मार दीजिएगा मेघालय वाला, आप गलत करके चले जाइएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है कार्बी एंगलोंग ये आपके असम में पड़ता है और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 भाग देख लिए गारो खासी जयंतिया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत क्वेश्चन इसमें पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी है कि असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है, यानी आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही। छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय पठार भी जो है कोयला, लोहा और जो है सिलीमेगनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यानी आपको जो शुरू वाला महीना जो होता है ये वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसके कारण यहाँ पे होता है वर्षा। और मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, यानी आपको ये मेघालय का जो पठार है बहुत सारा ये अपर्दित हो चुका है। और चेरापूंजी जो है नग्न चट्टानों से ढका हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा चेरापूंजी। और यहाँ वनस्पति जो है लगभग नहीं के बराबर होता है। और आपको मालूम होगा यहाँ पे वर्षा जो है यानी मेघालय के पठार में ही जो यहाँ पे खासी पहाड़ियाँ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में जो है वर्षा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खांसी देखिए ज़्यादा बारिश में नहाइएगा तो खांसी हो जाता है, तो पूछ सकता है कि हाँ जो है सबसे ज़्यादा जो मानसी रामन है वो कहाँ पे है, तो खासी पहाड़ियाँ पे ही है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको टीआरई में पूछा गया है कि ये मानसी रामन कहाँ पे है। मानसी रामन सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, ये मानसी रामन में होता है, याद रखिएगा। आगे आने वाले एग्जाम में मान ले पूछ ले कि ये जो आपका मानसी रामन है किस पहाड़ी पे है, तो आपको ये खासी पहाड़िया पे है। अब यहाँ पे 5 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है। पूर्वारोपित घाटियों का मतलब क्या होता है कि आपका जब हिमालय का जब निर्माण हुआ था, तो हिमालय निर्माण से पहले यानी आपको उससे पहले भी नदियाँ बहती थी। तो हिमालय निर्माण के बाद भी वो जो नदियाँ है अपने पुराने मार्ग पे ही, यानी जिस रास्ते से पहले आ रही थी उसी रास्ते से अगर वो आ रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वारोपित घाटियाँ। तो यहाँ पे सतलज और जो सिंधु नदी है वो जो है पूर्वारोपित घाटियाँ है। यानी जब हिमालय जब बनना था और हिमालय बनने से पहले ये सतलज जो सिंधु नदी है वो जिस रास्ते से पहले चल के आ रही थी उसी रास्ते से अभी भी, यानी आपको हिमालय बनने के बाद भी ये आती है। यानी ये पूर्वारोपित घाटी है, यानी यह आपको पूर्वारोपित नदियाँ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जब यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सतलज नदी के बारे में जब पढ़िएगा तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखिए यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तो अगर आप एनसीईआरटी में अगर अगर सतलज वाला भी पढ़े रहते तो ऑप्शन में एक ही था सतलज नदी, यहाँ से आप 1 नंबर लेके चले जाते। तो ये भी हो सकता है। बाकी जो है सिंधु नदी पढ़िएगा तो वहाँ पे इसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर सतलज भी पढ़े रहते तो ये आपका 1 नंबर हो जाता। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे हम देख लेंगे थोड़ा कि यहाँ पूर्वारोपित नदियाँ की घाटियाँ क्या है और अनुवर्ती नदी। दो नदियाँ दो होती है, पूर्वारोपित और साथ में यानी जिसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, और एक होता है अनुवर्ती नदी। तो यहाँ पे यही पूछा था पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण दिया था, जैसे देखिए सतलज और सिंधु दिया था। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी है, गंडक नदी भी है और कोसी नदी भी जो है, ये सभी पूर्ववर्ती नदियों के प्रकार है। मान लीजिए आगे वाले एग्जाम में पूछ ले तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होता है, वे नदियाँ जो पर्वत के निर्माण के पहले
उस स्थान पर बहती थी तथा पर्वत के निर्माण के बाद भी पर्वत को काटकर उसी स्थान से अगर बह रही है, यानी वह अपना मार्ग नहीं बदल रही है, तो वह आपका होती है पूर्ववर्ती नदी, यानी पहले की तरफ बहती आ रही है। जैसे आपका सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक, कोसी नदी, ये सभी के सभी आपके पूर्ववर्ती नदियां हैं और यहीं से जो है सिंधु और सतलज ये आपका पूछा हुआ था। एक होता है अनुवर्ती नदी, ये क्या होता है, तो वे नदियां जो पर्वत के निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती थी तथा पर्वत निर्माण के कारण जो है वहां पे वह मार्ग बदल लिया, तो वो जो होती है अनुवर्ती नदियां होती है। ये जो नदियां होती है मार्ग बदलने के कारण जो है अपना दिशा बदल लेती है। जैसे यमुना नदी हो गया, बेतवा हो गया, चंबल। उसके बाद देखिए ये सब जो नदियां है अनुवर्ती नदी के प्रकार है। तो यहाँ पे ये अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी आप यहाँ पे देख चुके होंगे। अब आगे आने वाले एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको गलती नहीं करना चाहिए और ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे हम चलेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नदियों के भारत के उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार यहाँ पे सजाना था। यानी सबसे बार जो है बेसिन क्षेत्र आपको बताना था। बेसिन क्षेत्र क्या होता है, जो नदी होता है, जो नदी का जो नदी जल तंत्र जो जल तंत्र होता है, जहाँ से नदी निकलता है और जहाँ पे मुहाना जो होता है, वहां तक जहाँ तक ये नदी बहती है और उसके बीच में जो भी नदियाँ इसका सहायक नदियाँ है उसके द्वारा जो भी पानी जो है इसके द्वारा जा रहा है वो सभी इसी के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें बेसिन के बारे में, भारत पूछ रहा है, भारत में जैसे अगर विश्व में पूछा तो विश्व में जो सबसे बड़ा अमेजन बेसिन जो बेसिन है वो अमेजन नदी का है। अमेजन नदी सबसे बड़ा नदी जल तंत्र है। लेकिन यहाँ पे भारत में पूछा है, तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में गंगा जो नदी है, आपको मालूम होगा यह सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। तो ये बहुत लंबी दूरी तय करती है और साथ में इसका सहायक जो नदी है जैसे यमुना हो गया, ये बड़ा बड़ा नदियाँ है और साथ में नेपाल की तरफ से बहुत नदी आता है। तो इसका जो है बेसिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अगर याद रखते अगर गंगा नदी के बारे में अगर सोच लेते तो यहाँ पे गंगा नदी का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, और ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भी है तो उससे भी डर लगता है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो गंगा नदी के बाद देखिए सिंधु नदी है, गोदावरी है और कृष्णा है। तो थोड़ा थोड़ा आप अगर मान लीजिए देखिए अब बुक में है जो सीधा एक जगह नहीं दिया रहेगा कि हाँ सीधा घटते क्रम बढ़ते क्रम में, ये आपको खुद पढ़कर ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। जैसे 11th का जो है आपको एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे पेज नंबर 22, 23, 24 में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये गंगा नदी के बारे में लिखा गया है कि देखिए जो गंगा नदी है वह भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। आपको मालूम होगा इस नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में जो है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आने वाले एग्जाम में सीधा यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ पे लंबाई दे देगा या मिलान करने के लिए, या सीधा दे देगा कि हाँ इनमें से कि इसका लंबाई किस राज्य में कहाँ पे है, और इसमें ऑप्शन ज़्यादा करके ये देता है। तो यहाँ पे एकदम कंठस्थ आपको याद रखना है कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे अगर उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कितना है, याद रखिएगा आपको 110 किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड से जो नदी जो है आपको आता है यूपी में, तो यूपी में कितना है याद रखिएगा 1450 किलोमीटर। उसके बाद देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 445 किलोमीटर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो 520 किलोमीटर। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए आपका जो है 2525 आ जाना चाहिए। 5 5 4 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 2 और यहाँ पे यानी 2525 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पुग जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा बुक अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन सब के अलावा जो है यहाँ पे जो आपका जो गंगा नदी है वह झारखंड से भी होकर बहती है। तो झारखंड के बारे में इस बुक में नहीं दिया गया है। झारखंड में जो है 45 किलोमीटर यह बहती है, लेकिन ये झारखंड वाला बुक में नहीं दिया, याद रखिएगा। और झारखंड के जो साहेबगंज जिला है यहीं से यह आपको बहती है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये चीज़ आपको तो कम से कम पूरा कंठस्थ याद रखना है कि यहाँ पे गंगा नदी की लंबाई कहाँ पे कितना दिया गया। आने वाले एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, याद याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते थे गंगा बेसिन के बारे में। तो देखिए गंगा जो है गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यानी आपको सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी सबसे बड़ा यह नदी बेसिन है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे गंगा हो गया जो आपको ऊपर देख चुके हैं।
2 नंबर पे यहाँ पे देखिए सिंधु नदी होगा। सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंधु नदी जो है यहाँ पे भारत में तो कम ही है, यहाँ पे 1114 किलोमीटर है, लेकिन जो टोटल इसका लंबाई है 2880 किलोमीटर है। तो ये इसका जो अधिकतम भाग है वह पाकिस्तान में बहता है, और ये जो है यहाँ पे इसकी जो सहायक भी नदियाँ है ज़्यादा करके, तो वो सब जाकर आपको मिलता है पाकिस्तान में ही। तो इसलिए जो है यह थोड़ा सा गंगा नदी से कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो विश्व के सबसे बड़े द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे आपको भारत और पाकिस्तान सबको मिलाकर बोल रहा है। और भारत में इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पे देख सकते हैं 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है 2880, विश्व में भारत में 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदियाँ है, ये आपको याद रखिएगा। इसका उद्गम जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से होता है, ये आपको याद रखना है। और ये सब चीज़ जो है थोड़ा याद रखिएगा। अब हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी जो है तीसरी यहाँ पे बेसिन क्षेत्र है। तो गोदावरी जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दक्षिण गंगा वाला गोदावरी के बारे में, ये क्वेश्चन जो है TRE 3 में जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था 6 to 8 में, वहाँ पे यह क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये भी आपको याद रखिएगा। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसकी सहायक जो नदियाँ है यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में गुजरती है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि गोदावरी जो नदी का बेसिन है वो किस किस राज्य से गुजरता है। तो महाराष्ट्र तो निकलता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो देख लीजिए 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये चीज़ जो है आपको थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी के बारे में दिया था, जो आपके चौथे नंबर पे आती है ये बेसिन क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लीजिए आप। ये सह्याद्री से निकलता है आपको, महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर पर्वत से। लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है इसकी सहायक नदियाँ है। इस नदी का कुल जो जलग्रहण क्षेत्र है वह 27% भाग जो केवल महाराष्ट्र में है, और इसका 44% भाग कर्नाटक में, और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया था। तो थोड़ा थोड़ा जब इसको पढ़िएगा बेसिन के बारे में, तो आपको ये आप सजा सकते हैं। तो उसी के अनुसार जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आपको 7 का ए। अगर आप मान लीजिए अगर नहीं भी पढ़ रहे थे, तो गंगा नदी के बारे में अगर थोड़ा भी जानते पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको आंसर लगा सकते थे। यहाँ पे पहला नंबर गंगा, 2 नंबर पर सिंधु। अब मान लीजिए अगर आपका पूरा नहीं मालूम रहा था और शक रहा था कि हाँ इसका ऑप्शन अगर ई भी चला जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए गोदावरी ज़्यादा हो और सिंधु कम हो, लेकिन आप गंगा लगाते तो आपका उस हिसाब से यह सही हो जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलते हैं हम लोग। अब बाकी आपको हम लोग इंतजार करते हैं, कल परसों में आ ही जाएगा इसका आंसर की। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था 6ठा नंबर की, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नीरी, और ये नागपुर इसका मुख्यालय है। तो उसके अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलेगा, और यह किसी बुक में भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 1-2 जरूर सेट में मिल जाता है। अब इसको सर्च करना होगा, सर्च करने पे भी हमसे नहीं मिला है। अब यहाँ पे आंसर की जब आएगा तो उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या देता है। अब हम देखेंगे आगे, आगे देख लिए। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवन तथा दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। तो यहाँ पे फ्लोन ने किया था, लेकिन ये जो है इसका आंसर हमको बुक में नहीं मिला है। मान लीजिए अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप जरूर जो है व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं 94 70 80 29 31। इस नंबर पे जो है आप भेज दीजिएगा। या आप अगर चैनल खोलिएगा जो है आपका स्टूडेंट जेल खाना, तो वहाँ पे जब उसको होम पेज खोलिएगा तो वहाँ पे भी ये नंबर दिया रहेगा। तो उस नंबर पे जो है आप ज़रूर इसका, मान लीजिए आपको इसका जो है मिल जाता है आपको बुक में, तो उसका फ़ोटो खींच कर या हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे यह दिया गया है। तो उस चीज़ से हमको आगे आसानी हो जाएगा। जब हम लोग चैप्टर कोई पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ से चैप्टर पढ़ाने के दौरान उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर हो गया। 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा सा करंट से रिलेटेड था। जैसे निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से 20 चीते
यहाँ पे छोड़े गए थे यानी लाए गए थे, तो वो कुनु नेशनल पार्क में लाया गया था और ये बहुत चर्चा में था। साथ में आपको नामीबिया से भी लाया गया था, आपको मालूम होगा। तो नामीबिया से भी आया था और अफ्रीका से आया था, और इसको जो है कुनु नेशनल पार्क में रखा गया था। और जो ये जो है कुनु नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में यह पड़ता है, केवल तो राजस्थान में पड़ता है, और सरिस्का जो है ये भी आपको राजस्थान में पड़ता है। तो ये आपको दोनों याद रखिएगा। और कुनो जो पड़ता है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के परसेंटेज के युग्मों में कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित है, ये आपको बताना है। वन नीति उन्हें जो है 2021 के अनुसार, वन नीति जो है 2021 ही अभी चल रहा है, उसी का डाटा ये जो है आपका बहुत सवाल इससे पूछ चुका है। तो वन नीति जो 2021 है ये आपको प्रत्येक 2 साल पे आता है। तो 2023 वाला जो है उसका डाटा अभी नहीं आया है, तो जब तक ये नहीं आता है तब तक आपको 2021 के अनुसार ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। तो यही वन नीति 2021 के अनुसार ही पूछा था कि परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है कि किसका जो है वनाच्छादित भाग यहाँ पे सही सही दिया हुआ है। जैसे पहला है मिजोरम, तो मिजोरम में अगर हम बात करें तो देखिए दिया है 74.53%, जो आपका गलत है। मिजोरम में अगर हम बात करें वन के बारे में, तो वन जो है मिजोरम में परसेंटेज के मामले में प्रथम स्थान आता है ये। और यहाँ पे जो वन का परसेंटेज है वो आपको 84.53% है, यानी यहाँ पे सीधा जो है 10 कम करके दिया है, यानी -10 कर दिया है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है 89.33%, तो ये भी आपका गलत है। ये आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, तो ये जो है 2 नंबर पे आता है आपको परसेंटेज के मामले, वन के मामले में। और ये जो है 89 नहीं है, ये आपका 79.33% है। तो ये दोनों गलत हो गया। और मेघालय की बात करें तो मेघालय का दिया है 79.33%, तो ये भी आपका गलत है। ये इसका अगर हम बात करें मेघालय का, तो मेघालय में जो वन है वह 76% है। तो ये भी आपका गलत हो गया यहाँ पे। तो तीनों गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अनुसार यानी वन नीति 2021 के अनुसार चलिए हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका बुक में ये जो देखिए, अब हम बात करते हैं इसका आंसर। जो देखिए ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी में जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि यह 2021 का डाटा है और बुक जो है इतना अपडेट नहीं है, ये आपको याद रखिएगा। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ये जो करेंट आपका जो है मिलेगा वह करंट अफेयर्स का, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ पे यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2021 का जो कुछ रिपोर्ट है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो यही आपको देखें परसेंटेज के मामले में जो है राज्य में किस राज्य में कितना जो है वन है। जैसे देखिए सबसे जो प्रथम राज्य आता है शीर्ष पे, शीर्ष 5 राज्य के बारे में दिया है। तो पहले नंबर पे आता है मिजोरम, जहाँ पे 34.53% दिया गया है। 2 नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 79.33%। उसके बाद मेघालय जो है 3 नंबर पे आता है 76%। उसके बाद देखिए मणिपुर आता है 74.34% और नागालैंड आता है 33.90%। तो ये 5 राज्य हो गया। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा था, तो यहाँ पे आप इसको देख लिए। अब यहाँ पे इसके अनुसार अगर हम बात करें वन नीति 2021 के अनुसार अगर पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से पहला कौन है, तो पहला जो है आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी आता है। ये आपका पहले नंबर पे है। इसको मान लीजिए 2 नंबर पूछे तो 2 नंबर पे आता है आपको अरुणाचल प्रदेश, तो ये 2 नंबर पे हो गया। 3 नंबर पे आता है आपके छत्तीसगढ़। 4 नंबर पे आता है उड़ीसा। और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है ये आपको आता है 5 नंबर पे। तो ये आपको सजाने के लिए भी दे सकता है। जैसे ऊपर अभी देखे हैं क्वेश्चन पूछा था कि आपको परसेंटेज के हिसाब से सजाने के लिए या मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाने के लिए। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो ये आपका हो गया वन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें कुल, अगर देश में पूछ ले कि यहाँ कितना वन है, परसेंटेज में कितना है और कितना भूमि पे है, तो यहाँ पे नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का जो कुल वन और वन आवरण यानी वृक्ष आवरण, यहाँ पे 2 पूछता है। एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण, और ये दोनों को मिला दिया जाता है तो वही पूछता है कुल। तो यहाँ पे कुल वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो ये देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन यही अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये जो टोटल परसेंटेज है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह है 24.62%। तो ये आपका कुल यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अगर केवल पूछ दे कि यहाँ पे
जो ये वनावरण है, वनावरण कितना है, तो वनावरण जो है 21.71% है, और ये जो वृक्षावरण है ये कितना है, तो 2.91% है। और यही इसको अगर आप जोड़िएगा यहाँ पे तो 24.62 आता है, यानी यह कुल बन जाता है। तो ये कुल पूछ ले, या आपको केवल वनावरण पूछ ले, या वृक्षावरण पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ और पॉइंट यहाँ से। ये तो हो गया भारत का, लेकिन अगर हम बिहार का पूछ ले, क्योंकि बिहार का भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, वन नीति 2021 के अनुसार बिहार में कितना कुल जो है वृक्षावरण या वनावरण है। तो देखिए 2021 में अगर के अनुसार अगर हम बात करें बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.84% है। ये जो है कुल है, कुल वनावरण और वृक्षावरण। लेकिन अगर मान लीजिए केवल जो है वृक्षावरण पूछता है, तो वृक्षावरण जो है 2.48% है। और वहीं अगर पूछे यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर पूछे वनावरण कितना है, तो वनावरण जो है यहाँ पे आप टोटल जो है 10.32, इसमें से घटाइएगा तो निकल जाएगा। या आपको कुल वनावरण अगर पूछे तो यहाँ पे 7.84% है। तो यही अगर आप पूरा जोड़िएगा सही में, तो आपका 10.32% आ जाएगा। ये आपका कुल है, यहाँ पे ये कुल नहीं होगा, ये जो है आपका वनावरण है, वन है। और ये जो आपका 2.4% है ये आपका वृक्ष है। और दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको 10.32। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने भूभाग पर जो है आपका जो वनावरण और वृक्षावरण है, और वहाँ पे ऑप्शन जो है 10 से कम दिया था, वहाँ पे आंसर जो है ई माना गया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा, ये बिहार का हो गया। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बताना था। देखिए यहाँ भी 2011 की जनगणना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपका जनगणना वाला, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यह सभी एग्जामों में जो है, आप किसी भी शिफ्ट में है 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछता है। यही आपका 9th-10th का जो पेपर है उसमें आपका 3 क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है केवल जनगणना से। जनगणना मान लीजिए पढ़ लीजिएगा 1-2 पेज, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये जो जनगणना है, आपको जब एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें बहुत कम पॉइंट दिया है। 9th क्लास का जो पढ़िएगा जनसंख्या चैप्टर, तो उसमें बहुत कम दिया है। और वहाँ पे उसको पढ़ने से जो है आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा पूरा, ये आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जनगणना से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बिहार और भारत जनगणना को लेकर एक वीडियो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे हम लाएंगे अच्छे से बनाकर। और उसमें जो है जितने भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे बनेगा, उस क्वेश्चन को भी शामिल किया जाएगा। और साथ में बीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस का जो एग्जाम होता है, जो अभी 19वीं चल हुआ है, अभी 17वीं भी होने वाला है, या जितना भी पिछले एग्जाम हो चुका है 67वीं 68वीं, या उससे पहले भी, उन सबको क्वेश्चन को भी जनगणना से संबंधित पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शामिल करके एक वीडियो बनेगा पूरा कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन मिलना तय ही है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बेस पे भी वहां पे बनाया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो मान लीजिए आपका आपके पास बुक नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो एग्जाम भी है, तो मान लीजिए आपको नहीं है तो आपको लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट के भूगोल में जाइएगा सबसे पीछे, तो वहाँ पे आपको जनगणना के बारे में पढ़ना है। और जनगणना मान लीजिए जो भी एग्जाम के पहले पढ़ के गया होगा लुसेंट से, ये 3 क्वेश्चन का तीनों सही बना के आया होगा, क्योंकि तीनों जो है इसमें से मिल गया है। तो यही पूछा था कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से क्रम यहाँ पे सजाना था। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में ही है, बिहार में 1106 है। तो बिहार वाला 2 ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए बिहार के बाद जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही था, तो ऑप्शन नंबर बी यहीं से हो जाता। और आपको ऐसे भी मालूम होता है कि 1000 से ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है 2 ही राज्य का है, एक बिहार का है 1106, और दूसरा यहाँ पे पश्चिम बंगाल का है 1028। तो ये आपको याद रखना है। और ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। तो यही आपका है, यानी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर पे केरल आता है और 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में 1 किलोमीटर में जो है 1106 आदमी रहता है, पश्चिम बंगाल में 1028 आदमी, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, और हरियाणा जो है 5वें नंबर पे आता है 573 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहता है। सबसे कम कहाँ पे है आपको जनसंख्या, तो ये आपको कमेंट में करके बताना है, चाहे बता दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे जो है जनसंख्या तो 17 है, यानी 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो बिहार का है 1106। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर, देखिए खुद यहाँ पे देखिए लगातार 11 नंबर क्वेश्चन आपका जनगणना से और 12 नंबर भी जनगणना से।
इसमें दिया गया है लिंगानुपात के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको जो है सजाना है कि हाँ लिंगानुपात पूछा है, सजाना नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है लिंगानुपात। तो भारत में 1000 अगर मान लीजिए मेल है तो वहाँ पे फीमेल जो है 943 है। ये आपको याद रखना, ये आपका भारत का है। लेकिन वही अगर बिहार का पूछ ले, मान लीजिए बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में जो है 1000 पुरुष पे यानी मेल पे, अगर हम वुमेन्स की बात करें तो 918 है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात और ये जो है भारत का लिंगा अनुपात है, ये आप देख लिए। अब यहाँ पे देखिए लिंगानुपात मान लीजिए सजाने के लिए देते कि हाँ सबसे ज़्यादा कौन है, तो एक नंबर देखिए केरल जो है 1048 जो है, यानी यहाँ पे केरल में सबसे ज़्यादा की बात करें तो 1000 मेल पे वहाँ पे जो है 84 महिला अधिक है, यानी 1084 महिला वहाँ पे मिलती है। उसके बाद 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे आंध्रा, उसके बाद 4 नंबर पे मणिपुर और 5 पे छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका याद रखिएगा, मान लीजिए आगे सजाने के लिए भी दे सकता है। अब हम आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पर्वत घाटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 9th क्लास का जो जब पढ़िएगा आपको एससीईआरटी बुक, तो वहाँ पे एक चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश जो भी है वहाँ पे जैसे नेपाल है, तो नेपाल के बारे में पूरा डाटा, वहाँ के जलवायु कैसा है, वर्षा कितना होता है, वहाँ की चोटी कौन ऊंची है, वहाँ पे कौन सा खनिज संसाधन है, कौन सा खेती किया जाता है, ये सब दिया है आपको। जैसे नेपाल पढ़ेगा तो नेपाल के बारे में सब कुछ यहाँ देखिए मैप के साथ दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखिए पूछ लेगा भूटान के बारे में, कुछ भूटान के बारे में आप सोचिएगा कि एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा भूटान। उसके बाद श्रीलंका या बांग्लादेश या आपको पाकिस्तान, जैसे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे देखिए यहाँ पे श्रीलंका पूछ लिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे म्यांमार पूछ लिया है, बांग्लादेश पूछ लिया है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है मिलेगा एससीईआरटी में ही है। देखिए यहाँ पे अगर हम सीधा अगर आपको बताते चले जाते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है, तो कोई फायदा नहीं होता। हम बता के अब तक वीडियो खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ से पढ़ना है। तो जो भी आप आगे एग्जाम देने वाले हैं तो अभी बता चुके हैं आपको, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ में एससीईआरटी, एनसीईआरटी और उसके अलावा आपको कोई भी एक जनरल बुक, जैसे आपका लुसेंट हो, क्राउन हो, कोई भी एक बुक जो आपके पास है, ये नहीं कि हम बता रहे हैं वही, कोई भी एक जनरल बुक, उसी को बार बार 10 बार 12 बार जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया था, देखिए कि यहाँ पे जो नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, उसका यहाँ पे पूछा था कि सागर माथा कहा जाता है। उसी के बारे में पूछा था कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है। तो सागर माथा जो है एवरेस्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पे सबको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आगे पूछ ले कुछ क्वेश्चन नेपाल से जो आपको मालूम नहीं है। मान लीजिए नेपाल ने पूछ ले कि हाँ नेपाल जो है कि जलवायु क्या है, या वहाँ की जो है वहाँ पे ये दे दे कि हाँ वहाँ की पहाड़ियाँ इनमें से कौन नहीं है या कौन है। तो जब तक नहीं पढ़िएगा इसके बारे में नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है और स्थानीय लोग इसे, इस चोटी को जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए यहाँ पे भूटान से जो है क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था कि भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, और भूटान में स्थल का कितना % जो है हिमनद यानी आपको बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है 15 नंबर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। तो गेहूं, चावल और बाजरा यहाँ पे दिया है। तो भूटान आपको मालूम होगा ये नेपाल के बगल में है। तो जो आपका उत्तराखंड है और उसी साइड में जैसा खेती होता है उसी टाइप से होगा। जैसे देखिए कृषि के बारे में भूटान के, जैसे भूटान के बारे में पढ़िएगा आप, तो देखिए यहाँ भूटान का मैप दिया गया है और भूटान के बारे में बहुत जानकारी दिया हुआ है। देखिए भूटान में देखिए नदी है, कौन कौन नदी कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे क्या दिया गया है, ये सब कौन चीज़ का नाम है। जब तक नहीं पढ़िएगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग 9th क्लास का एससीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से, भारत का पड़ोसी देश, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में जो भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी हम लोग वहाँ पे शामिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कृषि के बारे में पढ़ना था। तो भूटान में देखिए यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य होती है, क्योंकि जो भूटान है वो पहाड़ी इलाका है। तो कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटियों एवं मध्यम ढालों पर होती है, क्योंकि पहाड़ है तो वहाँ पे ढाल पे होगा, या आपको जो नदी घाटी है वहाँ पे होगा। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में कृषि अधिक वहाँ पे होती है। भूटान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि भी होती है। भूटान में स्थानांतरण कृषि जिसको हम लोग बोलते हैं झूम खेती, तो वहाँ पे भी होता है। फसलों का उत्पादन जो है ढाल व ऊंचाई के अनुसार होता है। और यहाँ पे देखिए चावल, गेहूँ,
जौ, आलू, मक्का सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती है, प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए चावल गेहूं दोनों दिया है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया था क्या, प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो गेहूं भी है और चावल भी है, बाजरा जो है वहाँ पे नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कभी भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपको भारत के पड़ोसी देश है और इसे जो चैप्टर है एससीईआरटी में दिया गया है 9th क्लास में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान में स्थल का कितना परसेंट जो है हिमनद से छपा हुआ है, ढका हुआ है। तो ये क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको एससीईआरटी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब आंसर क्या देता है आपको आयोग, उसको यहाँ पे देखना होगा। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर की, श्रीलंका अति संपन्न है। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका से पूछ दिया है, जैसे भारत के पड़ोसी देश उसी चैप्टर से। श्रीलंका अति संपन्न है यानी कि किस क्षेत्र में, अल्लाह अयस्क में, सोना में या कोयला में। अब देखिए इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। 9th क्लास का जब एससीईआरटी पढ़िएगा 114 पेज नंबर, तो यहाँ पे थोड़ा इसका सहायता मिले। देखिए आपको श्रीलंका के बारे में पढ़ना था, तो ये तो श्रीलंका के बारे में बेसिक जानकारी है। मान लीजिए जब तक नहीं पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ चुका हुआ। जैसे पूछा था श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, देखिए 1948 को यहाँ पे उपनिवेश से मुक्त यानी स्वतंत्र हुआ था। कब, तो 4 जनवरी को, 4 जनवरी 1948 को जो है। ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई 3 जो कैंसल पेपर हुआ था उसमें या टीआरई 2 में ये जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो ये अगर पढ़ रहे होते तो आपको ये मालूम होता। जैसे देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसको मोतियों का देश ही बोला जाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे अभी, श्रीलंका अति संपन्न है, लोहा में कि सोना में कि कोयला में। चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे श्रीलंका के बारे में जो टॉपिक दिया गया है, खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। तो यहाँ पे श्रीलंका में जो खनिज के नाम पे जो है ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अभ्रक एवं लौह अयस्क यहाँ पे मिलते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन में भी था। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न भी प्रचुरता है। यहाँ जो है समुद्र की मोती निकालने का भी व्यवस्थित प्रचलित है, इसलिए इस द्वीप को जो है पूर्व की मोती कहते हैं। उद्योग का आधार कृषि एवं खनिज दोनों पे होते हैं। यहाँ खनिज आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए सभी सुलभ साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तथापि कुछ खनिज आधारित उद्योग लगाए गए हैं। जैसे जाफना के मैदान में चूना पत्थर उपलब्धता को देखते हुए सीमेंट उद्योग वहाँ पे लगाया है। जाफना में पूछ सकता है कि श्रीलंका के किस द्वीप पे जो है सीमेंट उद्योग लगाया गया है, तो जाफना द्वीप पे लगाया गया है, याद रखिएगा। और वहाँ पर जो है चूना पत्थर की उपलब्धता है, लेकिन जो है शक्ति संसाधन के अभाव में के कारण यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग जो है यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे खनिज के बारे में, तो देखिए यहाँ पे लोहा दिया है और ग्रेफाइट, मोनाजाइट और अभ्रक दिया है। और हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन में था आपको क्या, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे था लोहा, सोना और कोयला। तो यहाँ पे आपको केवल इसके बारे में थोड़ा चर्चा है, लौह अयस्क के बारे में, बाकी सोना कोयला के बारे में चर्चा नहीं है। तो या तो ऑप्शन इसका आयोग जो है ये मानता है, लेकिन यहाँ पे संशय ये भी है कि अति संपन्न यानी बहुत ज़्यादा श्रीलंका इसी पे निर्भर है, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मिलता है लेकिन कम मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था खनिज के नाम पे ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अभ्रक, लौह अयस्क मिलते हैं। तो यहाँ पे लौह अयस्क वाला ही आंसर जो है इसका ज़्यादा करके जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप देखिए आंसर इसका आयोग क्या देता है आंसर, तो अब तक इसका आंसर हम लोग एक ही मानेंगे। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी दिया गया श्रीलंका के बारे में। जैसे देख लिए श्रीलंका जो है, यहाँ पे श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर में। यहाँ पे जो है सिंहल जाति की बहुलता यानी सिंहल जाति बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। जब पॉलिटी पढ़िएगा वहाँ पे 9th 10th का, तो वहाँ भी श्रीलंका के बारे में पढ़ना था, तो ये सब चीज़ वहाँ पे भी दिया गया था सिंहल जाति के बारे में। तो इस सिंहल जाति जो है बहुलता ज़्यादा होता है, इसलिए इस द्वीप को सिंहल द्वीप भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक मोतियों का द्वीप और एक आपका सिंहल द्वीप नाम इसका मिल गया। अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को जो है सिलोन के नाम से प्रचलित किया। ये भी याद रखिएगा कि जो आपका सिंहल द्वीप है इसी से जो है सिलोन द्वीप निकला है, यानी इसको सिलोन द्वीप से भी नाम से जाना जाता है श्रीलंका को। तो श्रीलंका का भी यहीं पे 4 नाम देख लिए आपका, सिंहल द्वीप, सिलोन द्वीप, मोतियों का द्वीप और श्रीलंका। यहाँ पे देखिए सिलोन नामक जो है अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को सिलोन नाम से प्रचलित किया। हीरे, मोती, जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण जो है यहाँ पे आपको मोतियों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हीरा, मोती, जवाहरात या अन्य रत्न। तो यहाँ पे आपको अन्य रत्न में देखिए आपका सोना भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सोना का यहाँ पे आपको ज़्यादातर अति संपन्न वहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ पे सोना भी दिया हुआ है। तो ये भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे लव एस्क ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट दिया गया था,
कि इसे मोतियों का द्वीप के नाम से विकसित किया गया। अंग्रेजों ने इस द्वीप को जो है 1802 में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश में मिलाया था, यानी जो श्रीलंका है वो भी आपको अंग्रेज का गुलाम रहा था और ये 1802 में इसे गुलाम बनाया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता जो है यहाँ पे आज़ाद हो गया था और एक स्वतंत्र देश बन गया। 1956 ईस्वी में इस देश को लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि श्रीलंका में जो है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुई थी, याद रखिएगा। 48 में आज़ाद हुआ और आपको 7 साल बाद यानी 8वें साल जो है 1956 में जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा था आपके एग्जाम में कि जो श्रीलंका है भारत से कितने दूरी किलोमीटर पर अवस्थित है, तो यहाँ पे देखिए भारत से यह जो है 52 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट जो को TRE 3 के जो आपका कैंसिल हुआ था पेपर, वहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसको याद रखिएगा। श्रीलंका का आकार पूछ सकता है, अंडाकार या बंद मुट्ठी के समान है। यहाँ का क्षेत्रफल देख लीजिए, 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और यह जो देश है भारत से पाक जल संधि से जो है अलग होता है। और यहाँ अनेक प्रवाल भित्ति द्वीप पाया जाता है, जिसे यहाँ पे आदम पुल के नाम से जानते हैं। देखिएगा आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच जाता है, जहाँ पे इसके ऊपर ट्रेन भी चलता है। तो ये आपको याद रखिएगा, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 17 नंबर है, म्यांमार की राजधानी क्या है। तो देखिए म्यांमार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ये भी पड़ोसी देश है और इसके बारे में भी आपके बुक में दिया गया था। तो इसका राजधानी जो है वहाँ पे हालांकि नहीं दिया था, लेकिन राजधानी इसका आपको मालूम होगा। इसका जो राजधानी है म्यांमार की नेपितो है, जिसको नेपिडो ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पहले नहीं था। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की पहले जो पुराना नाम था वो वर्मा हुआ करता था और वर्मा की जो राजधानी पहले होती थी वह होती थी रंगून। तो ये जो है 2006 तक जो है रंगून रहा था। 2006 में जो है इसका नाम जो है दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया था म्यांमार की राजधानी, और उसका जो है नेपिडो रख दिया था। तो ये भी आपको यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो ये जो म्यांमार की जो पहले पुराना नाम था वर्मा, ये जो वर्मा है ये आपका पहले 1989 तक ये जो है वर्मा नाम था। 1989 में इसका जो है नाम जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया था म्यांमार। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर। अब यहाँ पे देखिए 2022 पूछ दिया है करंट वाला, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे आंसर आप जो भी है आपको BPSC बताएगा। यहाँ पे इसमें आंसर जो है आपको नहीं मिल रहा है इतना कंफर्म, तो यहाँ पे इसका आंसर हम छोड़ देते हैं। BPSC आयोग जो भी देता है वहाँ पे इसका आंसर वहाँ पे देखना होगा। अब देखिए 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या यहाँ पे बताना था। तो ग्लोब रेखा देखिए, ये आपका ग्लोब रेखा है, मान लीजिए ग्लोब है और यहाँ पे कितना अक्षांश है और कितना रेखा है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी ऐसे अक्षांश रेखा है। ये इसको बोलते हैं अक्षांश। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो अक्षांश रेखा है वह कितना है ये आपका पूछा था, और साथ में देशांतर रेखा यानी जो उत्तरी ध्रुव दूसरी ध्रुव को मिलाता है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, तो आपको ये देशांतर रेखा। तो दोनों की संख्या बताना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखा। जैसे देखिए मान लीजिए ये जो है आपका अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक एक अक्षांश रेखा खोजा मतलब खींचा गया है। तो 0 पे 1 हो गया, मान लीजिए 1 पर 1 और आएगा 1 डिग्री, फिर 2 पे 2, फिर 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। उसी प्रकार ऐसे आगे बढ़िएगा। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 66 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। यहाँ पे जब आइएगा तो आपको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर गए थे फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक अंतराल पे 1 2 3 ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे आपका 80 है और यहाँ पे 90 है। तो ये आपका 90 डिग्री साउथ हो गया। तो 0 डिग्री के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश यहाँ पे आपका नीचे है, और यहाँ पे जो है 0 अक्षांश है। तो यह तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 90 आपका 180 और बीच में एक 0 डिग्री यानी 181 जो है यहाँ पे अक्षांश है।
लेकिन यहाँ पे अक्षांश रेखा अगर पूछे कितना है, ये अक्षांश की बात हो रही है। अक्षांश जब रेखा की बात आती है तो वो आपका 179 है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो मात्र एक बिंदु है, वो एक रेखा नहीं है। तो बाद में इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो वो आपका 2 घटाएंगे 181 में से, तो ये 2 बचता है। तो यहाँ याद रखिएगा, अक्षांश अगर रेखा पूछे तो 179 यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अक्षांश रेखा तथा पूछा है, देशांतर रेखा दोनों पूछा है। यहाँ पे कॉमा करके दोनों देना चाहिए था, तो यहाँ पे योग विधेय तत्व की बात करके जोड़ के दे देते, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। तो ये तो अक्षांश रेखा हो गया, लेकिन देशांतर रेखा की बात करें यानी ये वाली रेखा ऐसे ऐसे करके, तो ये मान लीजिए आपका एक 0 डिग्री जैसे ऊपर गए थे, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब हम इस दिशा में अगर ऐसे बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ जाइएगा ऐसे ऐसे करते करते, तो यहाँ पे 180 जो है देशांतर रेखा इधर मिलेगा और 180 जो है आपको इधर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 180 जो दोनों तरफ मिला है, यानी ईस्ट में, ये वाला ईस्ट में और ये वाला जो आपका वेस्ट में, तो ये दोनों जो रेखा मिला है ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों जो है एक ही है, यानी एक ही रेखा पर दोनों है, तो इसको एक ही माना जाता है। तो ये आपका अगर हम बात करें एक 0 डिग्री हो गया, और इधर को हम मान लीजिए 180 इधर कर दे और इधर का भी 180 इधर कर दे, लेकिन ये दोनों एक ही है तो उसको हम पूरा नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों जोड़िएगा तो 360 प्लस यहाँ पे 0 वाला, यानी आपको एक 361 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कॉमन है, दोनों एक ही है, तो यहाँ से हम एक घटाएंगे तो 360 होगा आपका कौन सा, तो देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा 360 होता है और अक्षांश रेखा जो है 179 होता है। जबकि अगर पूछ ले केवल कि अक्षांश कितना होता है तो आपको 181 होता है। तो ये आपका तीनों पॉइंट इससे याद रखिएगा। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 6 क्लास का जब एनसीईआरटी की किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे ये मिलेगा, लेकिन उसका संख्या जो है उतना नहीं मिलेगा, केवल संख्या जो दिया भी गया है तो आपको अक्षांश रेखा का दिया गया है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये 6 क्लास का एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझना था तो आपको हम यहाँ पे समझा दिए हैं। अब यहाँ पे तुलनात्मक मापक की विशेषता बतलाना है, यानी तुलना जब होती है तो उसका मापक क्या हम आधार पर जांच करते हैं, जैसे तुलना करना है। तो यह जो है किसी भी तुलना होती है तो दो वस्तु से भी कम से कम दो वस्तु या उससे ज़्यादा होगा, तो ये दो से दो या अधिक सरल मापकों का संयोग जो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही आपका ए सही होना चाहिए। बाकी दिया है प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापक इकाइयों को प्रणाली को दर्शाता है, तो भिन्न भिन्न यहाँ पे दिया है, तो इससे भी जो अलगाव का बोध होता है अलग अलग चीज़ों का, तो लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे यही जाना चाहिए। अब देखिए बीपीएससी क्या आता है, लेकिन आपका ज़्यादा चांस है ऑप्शन नंबर बी ही देगा, ऑप्शन नंबर ए देगा। अब हम आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, और ये क्वेश्चन जो है आपको एससीईआरटी में ही मिलेगा, 9th क्लास के 114 नंबर पेज में लिखा गया है। देखिए बॉक्साइट का भंडार जो है बिहार में कहाँ पे, तो देखिए गया में, जमुई में और बांका जिले में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए गया, जमुई, बांका में, यहाँ पे बस जमुई दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखिएगा। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में जो है मखाना ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा। और ये जो सारण है छपरा, तो सारण की तरफ बाकी हमको नहीं मालूम है, अगर मालूम होगा आपको तो बता सकते हैं सारण में क्या फेमस है, क्या ज़्यादा है। अब ये 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन है कि काली कपास वाली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये दक्कन का जो पठार है लावा के, उसके अपक्षय से हुआ है, यानी दक्कन का जो पठार है वो आपको लावा का पठार है, और उसका जो अपक्षय हुआ है उसी के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे कपास की खेती होती है, तो काली कपास वाली इसको मिट्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, तो 9th क्लास का जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तो वहाँ पे देखिए काली मिट्टी के बारे में पढ़ना था, और ये 9th क्लास के पहला ही चैप्टर है, शायद पहला या दूसरा होगा, उसी में दिया गया। जैसे देखिए इन मृदाओं का रंग जो है काला है, और इन्हें काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे इसीलिए इसको काली कपास मिट्टी कहते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं जो है दक्कन के पठार, याद रखिएगा दिया था दक्कन के पठार, यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये जो मिट्टी है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात में, मालवा आपको यानी मालवा यानी थोड़ा सा मध्य प्रदेश में,
छत्तीसगढ़ में पठार में यह पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लिए कि दक्कन के पठार में के द्वारा और लावा जनक शैलों से यह बनी हुई है, जो आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दक्कन का पठार और यहाँ पे दक्कन के लावा का अपक्षय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे हम चलेंगे। अब आगे देखिए 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में भारत में कौन सा प्रदेश जो है मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है। तो मृदा क्षरण से जो है आपका ये जो क्वेश्चन पढ़िएगा आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी नंबर पेज नंबर 2। तो वहीं पे जो है पढ़ना है चंबल नदी, चंबल घाटी के बारे में। चंबल जो घाटी है जिसको उत्खाड़ भूमि बोला जाता है, यानी खड़ भूमि, तो उसी के बारे में पढ़ना था, जो है मृदा क्षरण से यह बुरी तरह प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चंबल बेसिन। ये आपका 10वां का एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में इसी में यह क्वेश्चन दिया गया था। आगे हम चलेंगे। अब देखिए यही आपका उत्खात भूमि है। जैसे देखिए ये जो है भूमि है, इसी को बोलते हैं चंबल। जो चंबल घाटी का बेसिन है उसको आपको वहाँ पे इसी प्रकार का वहाँ पे देखने को मिलता है भूमि, जिसको बोलते हैं उत्खात भूमि। और ये जो बनता है ये आपको अवनालिका के द्वारा बनता है। जैसे देखिए बहता हुआ मान लीजिए जल जब आता है तो मिट्टी को काटते हुए अंदर तक यह चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अवनालिका। ये जो है अवनालिका कहते हैं। और ये अवनालिका वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है टीआरई 2 में। जब हम लोग आगे अभी तो हम लोग टीआरई 3 कर रहे हैं, टीआरई 3 जब खत्म होगा तो टीआरई 2 पे भी चलेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जो है कॉफी यानी कॉफी जो है यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे आपको सोनबेसी, नीलगिरी या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर जो है नीलगिरी होगा। पिछला वाला जो टीआरई 3 का जो 6 to 8 वाला पेपर था उसमें भी कॉफी से सवाल था कि कॉफी का जो सवाल है सबसे पहले किसके जो है कहाँ की किसके द्वारा लाया गया था। तो बाबा बुदन के बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे वो भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें पूछ लिया है पहाड़ी पर। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कॉफ़ी के बारे में। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो है कॉफ़ी पाई जाती है। तो मान ले पूछ ले कि किस प्रकार की अरेबिका हम लोग में देश से मिलता है, तो अरेबिका मिलता है, जो आरंभ में जो है सबसे पहले यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी जो है विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत जो है बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। तो यही क्वेश्चन जो है 6 to 8 वाला में टीआरई 3 में जो है पूछा था, जिसको हम लोग पहले वीडियो में कवर कराए थे। तो ये शुरुआत हुआ था बाबा बुदन से, लेकिन अगर हम बात करें इसकी खेती जो है नीलगिरी पहाड़ी के आसपास भी होता है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। तो यही आपका नीलगिरी प्रिय था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में था नीलगिरी। यहाँ पे देख सकते हैं 24 का। अब हम देखेंगे 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया था कि कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पे है। तो यहाँ पे कृष्णा नदी का परियोजना जो है आपको बुक में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको कहाँ से दिया जा रहा है ये आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये आपको लुसेंट पर लीजिएगा काफ़ी है। तो कृष्णा नदी पर ही दिया, जैसे मीनाक्षी है तो मीनाक्षी नदी पे ही पाया जाता है। ये जवाहर सुरंग है तो ये आपको चंबल नदी पे यह देखने को मिलता है। नागार्जुन सागर जो बांध है यही आपको मिलता है कृष्णा नदी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे, देखिए ये आपका 8 नंबर नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, तो यही पूछा था, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए इसी के ऊपर है मयूराक्षी। मयूराक्षी जो मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, लग रहा है कि यहीं से उठा के पूछा है। यहाँ पे देखिए एक ही साथ है। और ये जवाहर जो सुरंग है ये चंबल नदी पे पड़ता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे 2 पेज में था। हम आपको बस बताने के लिए कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन कौन परियोजना है और किस नदी पे कहाँ दिया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आगे हम चलेंगे। अब 26 नंबर है कि वर्ष 2023 में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है। तो यहाँ पे देखिए मछली उत्पादन में ऐसे तो सबसे ज़्यादा जाना जाता है पश्चिम बंगाल को, लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बुक में आपको नहीं मिलेगा। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 2023 में दक्षिण राज्य आज जो आंध्र प्रदेश है वह 4.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ जो है मछली उत्पादन में अग्रणी रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बहुत जगह देखने पर आपको आंध्र प्रदेश बता रहा है, लेकिन पुराने डाटा में बहुत जगह जो है पश्चिम बंगाल भी बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है आंध्र प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी हो सकता है। अब देखिए आंसर जो है इसका क्या मानता है आयोग, ये भी आपको देखने को लायक होगा। लेकिन यहाँ तक जो है
आपको आंध्र प्रदेश होना चाहिए, या पश्चिम बंगाल भी हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, क्योंकि मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश पूछा है, तो केवल एक ही चुना जाएगा, दो नहीं चुना जाएगा, तो ऑप्शन बी या सी होगा। आगे हम चलेंगे हम 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2024 में कौन है? तो आपको जो अभी है वो पहले ही था, तो आपको उत्तर प्रदेश का आंसर सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा वह मिलेगा 12th के एनसीईआरटी पेज नंबर 28 पे या 10th के एनसीईआरटी पेज 138 पे। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देखिए आपको दिया हुआ था गेहूं के उत्पादन के बारे में। ये जो है एससीईआरटी का पेज नंबर है 138 नंबर। देश के कुल गेहूं का उत्पादन जो है 2/3 हिस्सा जो है पंजाब और हरियाणा और यूपी, ये तीनों मिलकर करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, और यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अकेले याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा अकेले करता है, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पे जब पढ़िएगा 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 56 और 12th का भी एनसीईआरटी पेज नंबर 57, तो यहाँ पे मैग्नीज का दिया हुआ है कि उड़ीसा जो है सबसे उत्पादक बड़ा राज्य है, और अभी भी वर्तमान में भी पहले भी था। तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। देखिए पहला ही लाइन यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है, और यहाँ पे पूछा भी गया है, आपको बताएंगे हम आगे यहाँ पे। इसे देखिए, उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बुनाई, कुद्रेझुल, सुंदरगढ़। ये देखिए सुंदरगढ़ आपको बताए थे, जो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, तो बताए थे आपको सुंदरगढ़ जो है यह लौह अयस्क की पट्टी के मध्य में पाया जाता है। और ये आपका ये जो है आपको किस संबंधित है? तो आपको मैग्नीज संबंधित है, तो सुंदरगढ़ याद रखिएगा। उसके बाद आपको ऐसा ऐसा ही आपको मिलान करने के लिए देता है पॉइंट, कुछ भी दे सकता है। जैसे देख देगा कि आपका यहाँ पे दे देगा कि आपको रत्नागिरी कहाँ पे पड़ता है, तो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। बालाघाट कहाँ है, छिंदवाड़ा कहाँ है, ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, किससे संबंधित है। ऐसा ही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत पूछा गया है। आगे हम देखेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह जो है गैर परंपरागत ऊर्जा है? तो ऊर्जा जो है एक बांटा गया है गैर परंपरागत में, और एक बांटा गया है परंपरागत में, ठीक है। तो परंपरागत जो होता है वह समाप्त होने वाला होता है, गैर परंपरागत जो होता है वह समाप्त नहीं होने वाला होता है। तो यहाँ पे गैर परंपरागत पूछा है जो यहाँ पे समाप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, चलिए हम उसको देख भी लेते हैं एक बार। जैसे देखिए ऊर्जा का उत्पादन ईंधन और खनिजों जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और साथ में गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। और परंपरागत साधनों में जैसे लकड़ी हो गया, उपला हो गया, जैसे को हम लोग बोलते हैं गोईठा, उसके बाद कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विद्युत, ये सब जो है आपको परंपरागत में आते हैं, यानी ये समाप्त हो जाने वाले। जैसे देखिए आप लकड़ी है जलाइएगा समाप्त हो जाएगा, कोयला जलाइएगा समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल जलेगा समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगा, और विद्युत भी यानी आपको समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं परंपरागत। और ये जो अपरंपरागत होता है ये आपका समाप्त नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये जो है आपको समाप्त नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया था कौन सा, तो गैर परंपरागत जो यानी समाप्त नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा, कोयला, ये तो समाप्त हो जाएगा, तो खत्म हो गया। कोयला इसमें भी है तो खत्म हो गया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे अब, देखिए आगे है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर है कि देखिए पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के उगमों के बीच में यहाँ पे मिलान करना है कि देखना है कि कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको पेट्रोलियम क्षेत्र दिया गया है और किस राज्य में। तो देखिए अगर हुगली जन की बात करें तो यह असम में पाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। कलोल क्षेत्र की बात करें तो ये भी गुजरात में पाया जाता है, ये भी सही है। लुनेज की बात करें तो ये भी आपका तेल क्षेत्र है जो गुजरात में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्रूफ दिखाते हैं आपको कहाँ से पूछा है। तो 12th का अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 59, तो यहाँ पे देखिए दिया गया तेल के बारे में, असम के डिगबोई, नाहरकटिया,
और मुरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। और गुजरात में जो है, यहाँ पे देखिए असम वाला जो है हुगरीगंज नहीं दिया गया है, वो SCRT में दिया गया है, NCRT में नहीं दिया गया है। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नौगाम, कोसाम और लुनेज। उसके बाद देखिए आपका लुनेज दिया हुआ है, कलोल भी दिया हुआ है, ये दोनों जो है आपका गुजरात में है। ये चीज़ आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन जो असम का हुगरीगंज है वो इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं जब आप पढ़िएगा यहाँ पे आपको SCRT बुक, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए पेट्रोलियम खनन के बारे में कि भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1886 में पता लगाया। 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल जो है मिला था। और इसके बाद 1859 में खंबात क्षेत्र में, 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र में पता चला। अब देखिए यहाँ पे भारत में तेल उत्पादक दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए डिगबोई, यहाँ पे देखिए आपका असम वाला आ गया, असम के डिगबोई, नाहरकटिया और हुगरीगंज। उसके साथ मुरान, रुद्रसागर, निगुरु। उसके बाद देखिए बौरहोला, ये मुख्य उत्पादन केंद्र है। यही हुगरीगंज ने पूछा था, ये आपका असम में पड़ता है। ये तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखिए गुजरात के अंकलेश्वर, कलोल ये वाला, और साथ में आपको एक और पूछा था बलोल, कोसांबा, मेहसाना, बकलोल। ये आपका दिया गया है गुजरात में। तो यहाँ पे कलोन क्षेत्र और लुनेज जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। लुनेज गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप तीनों मिल गया, तो यहाँ पे आप देख लिए होंगे। जैसे देखिए आप देखिए हुगली जनता आसाम में, गुजरात में देखिए कलोल और लुनेज ये दोनों दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक। आगे हम देखेंगे अब स्थान और वहाँ स्थित उद्योग के बीच में निम्नलिखित युग्मों का कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम में स्टील होता है, ये भी आपका सही है। और ये आपको 10th NCERT पेज जो लास्ट दिया गया है उसमें दिया गया, या आपको 8वां क्लास का SCERT पढ़िएगा पेज नंबर 79, वहाँ पे भी दिया गया है। तो विशाखापट्टनम में स्टील के लिए यहाँ पे जाना जाता है। बोगाई कोई भी है जो पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उसी से ये सही हो जाएगा। तो आप सर्च करके भी इसको ला सकते हैं, लेकिन अगर NCERT पढ़े होंगे ये चीज़ मिला है, बाकी ये चीज़ हमको नहीं मिला है, इसलिए इसको सर्च करके देखना पड़ता है। आगे हम चलेंगे, जैसे देखिए यहीं पे आपको बता देते हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पे है विशाखापट्टनम, सबसे पहले ये लौह अयस्क वाला है। जैसे देखिए विशाखापट्टनम, ये देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये दिया गया था। हाँ देखिए यहाँ पे विशाखापट्टनम स्टील इस्पात, यानी लौह इस्पात से ही जितना भी संयंत्र है ये लौह इस्पात वाला ही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टिस्को हो गया, इसको हो गया, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, में सभी जो है आपको लौह अयस्क यानी इस्पात वाला है। और इसी में जो है आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भी दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे 32 नंबर। 32 नंबर जो सवाल है अटल सुरंग, ये आपको 6 to 8 में भी देखने को मिला था। तो अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। और यही क्वेश्चन वहाँ सेम पूछा था। तो ये आपको NCERT में भी मिलेगा, SCERT में मिलेगा। 10th क्लास के NCERT 87 और 12th का NCERT यहाँ पे आपको 77 में मिल जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे 10th क्लास का जो NCERT है यहाँ पे दिया गया था 87 पेज में, कि विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है वो अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये बनाया, याद रखिए अटल टनल बनाया किसने है, तो आपको सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। यह सुरंग पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तो याद रखिएगा अटल टनल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। पहले यह घाटी जो है भारी बर्फ गिरने के कारण 6 महीने तक बंद रहता था। यह सुरंग, यहाँ पे एक सुरंग बना है, यह सुरंग बनने से यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको यह रास्ता खुल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम चलेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन है। तो सतत विकास की अगर हम बात करें, देखिए प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और उसके साथ अनुकूलन, ये गलत है। आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ संतुलन, आर्थिक विकास हेतु अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण गुणवत्ता को भी बनाए रखना संतुलन में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के समझते तो ये भी बन जाता आपसे। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये बुक में नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है मिल जाए ढूंढने से ज़्यादा। 34 नंबर है कि भारत
का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2023 में किसके साथ हुआ है? तो अब तक जो है इससे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम नंबर पे था। लेकिन यहाँ पे जब गूगल पे सर्च करने पे जैसे देखिए भारत का व्यापार जो है चीन के साथ ज़्यादा होता है, ये हमको पॉइंट बता रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है आपको चीन भी हो सकता है, और क्योंकि 2023 वाला पूछा है आपको नया वाला, तो चीन भी हो सकता है। बाकी जो है इसका आंसर आपको अगर पुराना डाटा के अनुसार पूछता तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका भी होना चाहिए था। बाकी अब आंसर देखिए क्या मानता है आपका बीपीएससी, ये भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, ये चीज़ है। आगे हम देखेंगे अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है 35 नंबर, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्म से मिलाना है। जैसे अगर ऊपर अभी हम देखे हैं पेट्रोल वाला क्षेत्र से मिलाना था, जैसे हुगरीगंज था, आपको लुनेज था, कलोल था, ये आपको अभी देखे हैं। तो वो जो क्वेश्चन जो पूछा था ना वहाँ पे आपको SCERT पेज नंबर 49 में, ये आपको उसी पेज में अगला है कोयला उत्पादक क्षेत्र में, तो उसी पेज से ये दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। तो पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बन जाता। तो देखिए आपको, चलिए सबसे पहले हम बता ही देते हैं कहाँ-कहाँ था। जैसे देखिए ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। इसमें सही कौन है ये ढूँढना है, तो तालचेर उड़ीसा में, विश्रामपुर मध्य प्रदेश, सिंगरौली ये आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं कहाँ से पूछा था कोयला से मिलाकर। जैसे देखिए ये कोयला है, कोयला उत्पादक राज्यों में देखिए जो है अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का प्रमुख है। भारत में कोयला जो है गोंडवाना समूह और टर्शियरी युग में मिलता है। गोंडवाना में ही आपको 98% और टर्शियरी में मात्र 2%, बस यही याद रखिएगा, कोयला यहीं से मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब देखिए उत्पादक राज्यों में देखिए झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ क्षेत्र, उसके बाद रामगढ़ क्षेत्र। अगर मान लीजिए झारखंड से पूछ देता तो यहाँ पे इस नाम से देता। अब देखिए पूछा है छत्तीसगढ़ से, देखिए छत्तीसगढ़ का जो है चिरीमिरी, साथ में विश्रामपुर, यही आपको ऑप्शन में दिया था कि विश्रामपुर जो है आपको कहाँ पे पड़ता है। तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे देखिए विश्रामपुर, देखिए यहाँ पे गलत दे दिया है आपको, मध्य प्रदेश दिया है, ये गलत है। विश्रामपुर जो है वह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये आपका गलत हो गया। अब सही ढूंढना है। उसके बाद देखिए तालचेर उड़ीसा में पड़ता है कि नहीं देखेंगे, और सिंगरौली छत्तीसगढ़ में पड़ता है कि नहीं, इसको देखना है। तो देखिए अगर हम बात करें आगे उड़ीसा में, देखिए उड़ीसा में देखिए आपका विश्रामपुर, झिलीमिली, कोरबा, उड़ीसा, देखिए उड़ीसा का तालचेर ये आपका दिया हुआ था, तो ये आपका सही है, वहाँ पे ये सही मिलान दिया है। और पश्चिम बंगाल का देखिए रानीगंज, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली, देखिए सिंगरौली भी मिल गया, विश्रामपुर भी मिल गया, तालचेर भी मिल गया। तो अब देखिए जो है छत्तीसगढ़ में विश्रामपुर है, और उड़ीसा तालचेर है, और मध्य प्रदेश सिंगरौली। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश सिंगरौली नहीं दिया, छत्तीसगढ़ दिया है, तो ये आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी MP हो जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश ना होके उल्टा दे दिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा, और ये तालचेर वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ये उल्टा दे दिया था, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, सिंगरौली यहाँ पे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। बाकी चीज़ देखिए आने वाले एग्जाम में, अब मान लीजिए दूसरा कुछ पूछ सकता है, मान लीजिए झिलीमिली पूछ दे किसके लिए फेमस है, तो आपको यहाँ पे कोयला के लिए, कोयला उत्पादक के लिए कहाँ पे पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये सब चीज़ आपको देखते रहना होगा, तब आपको याद होगा। आगे हम देखेंगे, अब देखिए ये आपका NCERT का है, NCERT में भी आपका कोयला वाला दिया गया था। जैसे देखिए आपको जब पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए सिंगरौली है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ये भी आपको देखिए छत्तीसगढ़ का देखिए, देखिए छत्तीसगढ़ में वहाँ नहीं दिया गया है आपको। देखिए उड़ीसा का जो तलचर है ये आपका दिया गया है, तो दो दिया गया था आपको। छत्तीसगढ़ वाला जो आपको वहाँ पे पूछा था वो जो है इसमें नहीं है, तो आपको NCERT में नहीं दिया था, लेकिन SCERT में तीनों दे दिया था। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि NCERT SCERT दोनों जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 36 नंबर है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो अभी पता है आपको, यही क्वेश्चन जो है सेम आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर G1 में, शायद G1 या 2 में यही पूछा था कि आपको शुरू में का मतलब था कि जो भी क्वेश्चन था, मतलब सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो देखिए सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखिए। जैसे देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम, सुंदर नाम डेल्टा का नाम वहाँ पाया जाने वाला जहाँ पे सुंदरी पादप से लिया गया है, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा से ही लिया गया है सुंदरी वृक्ष, और ये आपको पाया जाता है कहाँ पे,
तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में, यानी सुंदरवन डेल्टा में। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दर के हिसाब से 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पे घटते क्रम में सजाना है, यानी साक्षरता दर पूछा है। और यहाँ पे देखिए जनगणना से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए केरल जो है सबसे ज़्यादा जन आपको साक्षरता के मामले में 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे मिजोरम है। तो यहाँ पे देखिए बीच में आपका आ गया लक्षद्वीप, तो ये गलत हो जाएगा। केरल के बाद मिजोरम आना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ मिजोरम के बीच में गोवा आ गया है। उसके बाद ये तो लक्षद्वीप शुरुआतें कर रहा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। अब देखिए इसका जो आंसर है, अभी आपको बताए हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के अलावा जो है आपको लुसेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एक ही बुक आपको पढ़ना है। अब बाकी जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे करंट अफेयर वाला पूछ दिया है, कुछ ज्योग्राफी में घुसा के, या आपको जैसे कुनो कुनो नेशनल पार्क, ये तो आपका लुसेंट में मिल जाएगा क्योंकि आपको 1 साल का हो गया तो नया लुसेंट लीजिएगा तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। कहीं हो सकता है मिल सकता है कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये चीज़ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 2023-24 वाला पूछ दिया है, जैसे कुछ कुछ उत्पादन वाला, तो वो हो सकता है वो नहीं मिले, तो वो तो आपको करंट अफेयर से मिलेगा। बाकी आप जितना भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़कर यहाँ पे सब आपका कहाँ से, तो लुसेंट से ही देखने को मिला है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी और आपके पास लुसेंट है तो लुसेंट, कम से कम इसको लुसेंट को पढ़ लीजिए एग्जाम से 4-5 बार, आपको एग्जाम से पहले। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो आपको राजस्थान है। ये भी आपको एग्जाम एनसीईआरटी में नहीं मिला है। तो शीशा जो होता है वो आपको राजस्थान में मिलता है। ऐसे भी याद रखिएगा शीश महल, शीश जो महल होता है कौन बनाता है, राजा लोग बनवाते हैं। तो आपको राजा यानी याद रखिएगा राजस्थान, और शीशा मतलब शीश महल मतलब शीशा। तो ये भी आपको याद रखिए। खनिज वाला वीडियो जो है अगर आप देखिएगा, नया वाला जो आपका बुक आता है करंट अफेयर्स का, जैसे एसपीडी का, तो एसपीडी में जो है यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा आपको। तो वहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं एक बार, इसको हम देख लेंगे। आपको यहाँ पे ऊपर से आते हैं, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम ट्रिक से भी आपको बता देंगे कि यहाँ याद कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे 39 नंबर है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बस नाम मिलेगा कि यहाँ पालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, और यहाँ पे आपको जो आपका है थालघाट दर्रा है। लेकिन यहाँ किसको जोड़ता है वो नहीं दिया है। तो पालघाट जो दर्रा है वो आपको साउथ में पड़ता है सबसे नीचे। और यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, इतना भी अगर याद रहता आपको कि यहाँ पालघाट, जैसे देखिए यहाँ पे है पश्चिमी घाट पे सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे थालघाट, या आपको मुंबई से नासिक को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे भोरघाट जो आपको मुंबई से पुणे को जोड़ता है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे आता है आपको कौन सा, तो आपको पालघाट जो आपको नीलगिरी पहाड़ी के पास में ही है। तो नीलगिरी और यहाँ पे पड़ता है एक तरफ केरल एक तरफ तमिलनाडु, तो अन्नामलाई और नीलगिरी को जोड़ता है। तो ये अन्नामलाई है और ये आपका है नीलगिरी। तो ये जो अन्नामलाई है ये आपको केरल में पड़ता है और ये जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाता। तो अगर आप इतना भी याद रखते हैं कि यहाँ सबसे नीचे है साउथ में, और साउथ में एक ही नाम है केरल और तमिलनाडु, तो आपको इसका आंसर सही लगाए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन लुसेंट में देखिए फिर आ गया लुसेंट। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, मान लीजिए आगे वाले एग्जाम में इसका लंबाई पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले, तो यहाँ पे देखिए थालघाट जो है वह मुंबई से नासिक के बीच में जोड़ता है। तो इसको याद रखिएगा मुन्ना खाए थाली में, देखिए ऐसे याद रखिएगा मुन्ना खाए थाली में। तो ऐसे याद रखिएगा, देखिए मुन्ना मुँह से मुंबई, यहाँ पे चलिए मुँह से मुंबई, ना से जो है नासिक, और थाली से जो है थालघाट। तो इस प्रकार याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। अब देखिए भोरघाट है, तो भोरघाट देखिए जोड़ता है मुंबई से पुणे को। तो याद रखिएगा मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, अगर आप 4-5 बार बोल लीजिए याद हो जाएगा। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया तो आपको ये भोरघाट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा था पालघाट, पालघाट यही पूछा था कि देखिए कोयम्बटूर से कोचीन, यानी आपको ऐसा ही पूछेगा साउथ वाला। तो कोयम्बटूर से कोचीन ही पूछ सकता है, अन्नामलाई से तमिलनाडु भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ लुसेंट में दिया है कोयम्बटूर से कोचीन। अगर आप इसको भी याद रखते तो इतना रहता कि हाँ आपको ये साउथ वाला नाम है, तो साउथ में पूछता है कोचीन केरला में है, इस प्रकार से है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगा देते। तो यहाँ पे पालघाट याद रखिएगा 305 मीटर है। और इसमें देखिए सबसे जो आपका ऊंचाई पे है, यहाँ पे देखिए आपको 630 मीटर भोर घाट है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए सेनकोटा जो दर्रा है 280 मीटर है, और ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में
जोड़ता है। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए सेन कोटा को तो आप सुनते होंगे सेनमती। आप जैसे बाहुबली में कौन था, कौन सा मती था, उसी प्रकार से याद रखिएगा सेनमती। वहाँ पे कौन सा मती था, हम भूल रहे हैं कौन सा मती था बाहुबली की जिसका माता थी, तो उसी प्रकार याद रखिएगा सेनमती। तो सेनमती याद रखिएगा, देखिए सेन से सोनकोटा, म से याद रखिएगा मदुरई, और त से आपका तमिल से तिरुवनंतपुरम, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बच गया पालघाट, तो पालघाट का यहाँ पे कुछ बना लीजिए, कोयम्बटूर से कोची के बीच में कोको पाल या पाल कोको, जिसमें आपको याद रहे उस प्रकार से खुद से बना सकते हैं, तो उस प्रकार ये याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी जब एससीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मिलेगा NH7, लेकिन ये वर्तमान में NH7 नहीं है, वर्तमान में जो है NH44 है, और ये बहुत दिन पहले ही बदला गया था, लेकिन जो बुक जो है अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया गया नहीं है, एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा 10th क्लास का जो आखिरी चैप्टर है, तो वहाँ पे पढ़ना है रेलवे के बारे में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ का चर्चा नहीं किया है, तो वहाँ पे इसका आंसर जो है NH44 ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं आपको एनसीईआरटी में कहीं देखने को मिल जाता है कि हाँ NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, तो वहाँ पे आंसर इसका ई भी जा सकता है, लेकिन आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ई होगा ज़्यादा करके। अगर हम बता दिए कि अगर ये एनसीईआरटी में मिल गया तो इसका पक्का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई जाएगा। जैसे रेलवे जोन वाला जाता है, जैसे रेलवे जोन में आपको जो है 16 रेलवे जोन है आपको एनसीईआरटी में, लेकिन वर्तमान में बढ़ गया है, तो इसका आंसर बीपीएससी कौन मानता है, तो आपको 16 ही मानता है। और उसी प्रकार से NH7 भी अगर मिल गया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH7 इसका आंसर होगा, और उस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन ई जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो इसका आंसर आपको NH44 में जाएगा आंसर, और यही होगा, क्योंकि NH44 के बारे में चर्चा जो है आपके सबसे राष्ट्रीय जो लंबा राजमार्ग है इसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया है, एससीईआरटी बुक में दिया गया है। एससीईआरटी बुक जब पढ़िएगा तो वहाँ पे जो है सड़क संसाधन, वहाँ पे जो उसमें जो है दिया गया है कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो NH44 है। जब उसको आप पढ़िएगा तो वो मिल जाएगा, आपको हम बता भी दे रहे हैं पेज नंबर 8 क्लास का जब आप पढ़िएगा एससीईआरटी, पेज नंबर आप पढ़िएगा 103, उसमें जो दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आपको यही आपका दिया गया है NH7 दिया गया है। लेकिन ये एससीईआरटी में दिया गया है तो ये आंसर नहीं माना आपको इसका, इसको जो है इस पे क्लेम आप नहीं कर सकते हैं बीपीएससी को, क्योंकि वो एनसीईआरटी को ही मानता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो अगर बात किया जाए तो आंसर जो है इसका NH44 ही माना जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर अब तक रखते हैं। और यहाँ पे अब देखिए लुसेंट जब पढ़िएगा तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए वर्तमान समय में भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है। इस हाईवे का पुराना नाम जो था NH7 था, तो ये पुराना NH7 था, लेकिन इसका नाम जो NH44 हो चुका है। यह राजमार्ग भारत के उत्तर में यानी श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो श्रीनगर से लेके उसके साथ आपको ये जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है कितना है, तो आपको 3745 किलोमीटर है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उसके साथ यहाँ पे आपको गुजरकर तमिलनाडु तक जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। NH44 के बारे में देख लिए, और इसी में जो है NH44 में ही आपको जो है इसी में पड़ता है चिनाई नासरी सुरंग, तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A है, जो 6 किलोमीटर है। यह केरल में पड़ता है, वेमनाथ झील से वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आपके एग्जाम में, ये सब लुसेंट का पॉइंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। वो जो है किसको जोड़ता है ये पूछा था, तो ये जोड़ता है 4 महानगरों को। यहाँ पे इसका नाम देखिए, जैसे 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर ये भी आपको याद नहीं होता है तो ठीक है, आप रखते हैं दमचौक। और दमचौक के बारे में आप जो है पढ़े होंगे, जब पढ़िएगा सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ये आपका लद्दाख वाला जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ऐसे करके, तो सिंधु नदी जब ऐसे जाता है तो जैसे प्रवेश करता है इधर लद्दाख वाले एरिया में भारत में, तो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है दमचौक। तो दमचौक अगर याद है, अगर नाम सुने होंगे तो उसी दमचौक से ये भी ट्रिक याद रहेगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता।
ये जो है आपका सिंधु नदी जाता है ऐसे ऐसे, जब पाकिस्तान में जब जाता है तो पाकिस्तान में यहाँ पे जो जगह है, इस जगह का नाम है आपको दर्दिस्तान। दरिद्र जो होता है पाकिस्तानी, तो यहाँ पे दरिद्रस्तान याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चिलास है, चिलास नामक जगह, तो उसी पे ये निकलता है सिंधु नदी। पूछ ले कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ करता है, तो दमचौक में, और निकलता कहाँ पे है, तो आपको चिलास में। पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करता है, तो चिलास नामक स्थान पे, दर्दिस्तान के पे। जैसे पाकिस्तान जो है दरिद्र की तरह चिल्लाते रहता है, तो चलिस्तान ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा। दमचौक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर है जिसको जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। और कितना किलोमीटर, तो 5,846 किलोमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, ये आपका उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, वो था कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है किसको इसको जोड़ता है, तो यहाँ पे सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ता है, तो याद रखिएगा। इसका लंबाई भी जो है आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का जो लंबाई है, याद रखिएगा 7,522 किलो जो है, याद रखिएगा। और ये जो है, जो आपका उत्तर दक्षिण वाला गलियारा था, तो ये आपको जोड़ता है कहाँ से, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब हम आगे 40 नंबर तो सब तक देख चुके हैं। अब हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कुछ पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछता है, तो चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका एसपीटी का जो करंट अफेयर्स आता है, उसका करंट अफेयर्स है। और ये इसमें जो है जुलाई 1 अगस्त तक जो है ये अपडेटेड है। 1 अगस्त 2024 तक जो है उसमें डाटा दिया गया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए कोयला जो है वह आपको विश्व में चीन प्रथम है, जबकि छत्तीसगढ़ भारत में है। तो कोयला पूछ ले, देखिए कोयला फैक्ट्री में जो देखिए काम करता है, उसमें इतना ना क्षति होता है। देखिए हमेशा जो है खनन होता है, तो उसमें जो है गड्ढा गिरते रहता है, धंसते रहता है, तो बहुत सारा क्षति होता है, तो बहुत लोग मरता भी है। साथ में कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले देखिएगा लोग काला एकदम हो जाता है, तो उसको क्षति बहुत है। तो छत्तीसगढ़। हीरा जो देखिए, हीरा है तो आपको मध्य प्रदेश में। देखिए हीरा जो है, गाना भी सुने होंगे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना, पन्ना में ही सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है, और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में मिलता है। उसी हिसाब से भी याद रखते हैं। या अगर देखिए जैसे मान लीजिए अंगूठियाँ बनवाते हैं, देखिए अंगूठी के बीच में जो नग होता है, बीच मतलब मध्य प्रदेश, हम जहाँ पे बीच बोलेंगे, बीच मतलब मध्य में, तो यानी मध्य प्रदेश। अब देखिए जब अंगूठी बनाते हैं तो बीच में देखिएगा हीरा का यहाँ पे नग बैठाते हैं, जैसे बोलते हैं कि हीरा का अंगूठी है, तो हीरा का नग यहाँ पे बीच में बैठता है, तो बीच में यानी मध्य प्रदेश, उस प्रकार से भी याद रखिएगा। और यहाँ पे रूस प्रथम स्थान है। जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, उसको अगर आप हीरा वाला जो है अंगूठी नहीं दिलाते हैं, तो वो रूस जाती है, तो रूस से रूस, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे तांबा है। तांबा जो है चिल्ली इसका प्रथम देश है, और ये मध्य प्रदेश में। अब देखिए तांबा कहाँ अधिकतर आप देखने को मिलता होगा, अपने घर में देखने को मिलता है। देखिए जैसे आपके हाथ में ही होगा, जैसे देखिए आपके चार्जर है या तार है, तो तार जब होता है, तार, तार के जो देखिएगा जब छिलिएगा, तो उसके बीच में से निकलेगा तांबा। तो छिलिएगा तो चिली यानी छिली, छिली मतलब हो गया छिली, तो चिली इसका हो गया देश। और बीच में से निकलता है, देखिएगा तार जब छिलिएगा, क्योंकि उसके बीच के ऊपर जो लेयर बना रहता है, उसी को हम लोग छील के उसमें से तांबा वाला तार निकालते हैं। तो छीलते हैं और निकलता है बीच में से, तो बीच में से मतलब मध्य प्रदेश। उस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। देखिए उसके बाद लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है आपको उड़ीसा प्रथम स्थान है भारत में, जबकि ऑस्ट्रेलिया है। तो लोहा के बारे में कैसे याद रखिएगा, लोहा अयस्क। तो लोहा इससे तो थोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको अगर जबरदस्ती बनना चाहे तो बात अलग है। लोह अयस्क, इसको छोड़ ही देते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। या ऐसे याद रखिएगा लोहा डिस, डिस मैंने बर्तन होता है, तो डिस या लोहा का बनता है, तो उस हिसाब से इन्हें इसको छोड़ ही देते हैं। उसके बाद देखिए चांदी, यही आपके एग्जाम में पूछा था। देखिए चांदी जो है राजस्थान में, और ये क्वेश्चन अभी आपको हम डिस्कस कराए हैं कि राजस्थान में, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, भारत में सीसा का, सॉरी यहाँ पे सीसा राजस्थान है, और यहाँ पे क्या था, ये आपका चांदी, चांदी और सीसा दोनों जो है राजस्थान में होता है। सीसा भी आगे मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे सीसा, सीसा जो है राजस्थान में। और यहाँ पे आपका जो चांदी है, ये भी आपका राजस्थान में मिलता है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में और है एक, और यहाँ पे है कच्चा तेल। अब यहाँ पे ये तीनों जो है राजस्थान में मिलता है। तो चांदी देखिए आपको बोलता है कि हाँ आपका एकदम चांदी चांदी चल रहा है, यानी तुम्हारा ही राज है। बोलता नहीं, अरे तुम्हारा ही तो राज चल रहा है, एकदम चांदी चांदी हो गया। तो चांदी चांदी मतलब राजा राजा हो गया। तो आपको ये चांदी उस प्रकार ये इसको याद रख सकते हैं। देखिए कच्चा तेल है, तो आपको राजस्थान, मान लीजिए वो कच्चा तेल अगर आपके यहाँ निकल रहा है, देखिएगा जो राज्य कच्चा तेल के मामले में आगे है, वो आपको वहाँ वो जो है राज्य है, राजा बन गया आपने, यानी आपको धनी बन गया है।
तो इस प्रकार इसको भी याद रख सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो है आपको रूस में और आपके ये असम राज्य प्रथम आता है। तो प्राकृतिक गैस जैसे आपका एलपीजी हो गया साथ में, तो ये सब चीज़ वहाँ से निकलता है। बॉक्साइट जो देखिए यहाँ पे उड़ीसा, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ चुका हुआ है। टीआरई 6 to 8 में पूछा था कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा में होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मैग्नीज, देखिए यहीं से पूछा था मैग्नीज, इसमें भी पूछा था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार जो है उड़ीसा इसका आंसर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम नया में देखें तो मध्य प्रदेश भी यहाँ पे दिया है। अब आंसर क्या होगा ये भी देखना जरूरी है। यहाँ पे जो मैग्नीज है आपको एसपीडी में दिया गया है उड़ीसा, सॉरी यहाँ पे एसपीडी में दिया है मध्य प्रदेश और एनसीईआरटी में उड़ीसा दिया है। तो एनसीईआरटी में जो है डाटा थोड़ा पुराना है, अब ये देखना होगा कि हाँ यहाँ पे आंसर क्या आयोग मानता है। सोना की बात करें, देखिए सोना तो कर्नाटक में केजीएफ, आपको कोलार गोल्ड माइंस सुने होंगे, तो वहीं पे होता है, चीन राज्य में है। अवरक जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे याद रखिएगा। यूरेनियम की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में, कैडमियम आंध्र प्रदेश में। तो अवरक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए निकेल उड़ीसा में, क्रोमाइट जो है उड़ीसा में, टीन जो है छत्तीसगढ़ में। तो टीन, उसके बाद यहाँ पे देखिए सीसा, यहीं पूछा था, देखिए सीसा, तो सीसा और ये राजस्थान बताए हैं, सीसा का घर है यानी शीश महल है। तो शीश महल किसका होता है, राजा का ही। तो यहाँ पे राजस्थान और शीशे शीश महल यानी सीसा, उस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए फसल है, फसल में अभी आप यहाँ पे देखे हैं गेहूं पूछा था। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश, इसी में हम लोग पीछे ही देखे हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। बाकी आपको देखना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो मूंगफली है, मूंगफली वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका टीयर 2 में पूछ चुका हुआ है गुजरात में। तो मूंगफली आप कहाँ खाते हैं, देखिए अधिकतर जो है आप ट्रेन में खाते हैं, और ट्रेन में जब बेचने आता है तो बोलता है टाइम पास टाइम पास। तो टाइम पास जो खाते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं, कब खाते हैं, तो समय गुजरने के लिए। तो मूंगफली खाते हैं, समय आपका बीत जाए, गुजर जाए, तो गुजरात। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी याद रखिएगा। गन्ना जो है ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। उसके बाद देखिए जूट में पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू जो है देखिए आंध्र प्रदेश, तंबाकू जो देखिएगा लिखा रहता है कि हाँ आपको तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन लोग अंधा जान के भी अंधा बनता है, नहीं पढ़ पाता है और खा लेता है। तो आंध्र प्रदेश, उसके भी याद रखिएगा। रबड़ तो केरल में जानते होंगे। कॉफ़ी देखिए कर्नाटक में, सूरजमुखी जो है कर्नाटक में। उसके बाद देखिए आगे आप देख सकते हैं, देखिए कपास जो है गुजरात में। तो ये भी होगा, कपास वाला भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका हुआ है एक बार एग्जाम में। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसीलिए यहाँ पे हमको ऐड कर दिए हैं ताकि आप खुद एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए चीनी अगर पूछता है तो महाराष्ट्र, लेकिन गन्ना पूछता है तो आपको यूपी, ये दोनों में थोड़ा याद रखिएगा। गेहूं वाला देखिए अभी आप बता ही दिए, गेहूं अभी पूछा है, यही आपको टीआरई 3 9th 10th में आपको पूछ लिया है। तो ये हो गया आपका 40 और 8 48 क्वेश्चन। तो वीडियो को हम यहीं पे अब रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीआरटी का है, पीआरटी का भी जो है ज्योग्राफी का लगभग हो चुका है, देखते हैं उसको भी नहीं हुआ तो अपलोड कर देंगे। और बाकी 11th 12th बच जाता है तो उसका भी, उसमें तो और ज़्यादा क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है, तो समय लगेगा। नहीं तो बाकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी, उसको भी हम लोग देखते हैं जैसे मिल जाए। ये तो आपका टीआरई 3 का चल रहा है, टीआरई 3 करने के बाद टीआरई 2 में भी जो पेपर हुआ था उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ऐसे ही। और टीआरई 1 का भी देखेंगे, उसका भी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को देखते हैं। आपका दिन शुभ हो। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।